अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और जो वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है उस सीरीज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने ये एक मेन स्ट्रक्चर खड़ा किया था जिसके अंदर आर्टिकल के टैग में हमने अपना मेन जो रिज्यूमे है उसके सारे एलिमेंट्स रखे थे, जो कि एक लेफ्ट साइड बार थी और राइट साइड का जो मेन सेक्शन है जिसके अंदर सारी हमारी समरी, एक्सपीरियंस और एजुकेशन के सेक्शंस हैं वो सब मौजूद थे। इससे पहले कि आज मैं लेक्चर 6 की डिटेल्स में जाऊं, उसे आगे प्रोसीड करूं, आई वुड फर्स्ट लाइक टू थैंक बिलाल, जिन्होंने काफ़ी कल मेहनत करके ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। अ, थोड़ा सा जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाकी, बिलाल इंक्लूडिंग बिलाल जो कि मॉनिटर हैं, अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया करें। मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, इट टेक्स मी अराउंड 3 to 4 hours टू प्रिपेयर अ लेक्चर। मुझे एक एक चीज़ का पता होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है, ठीक है, जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो क्या है, उसका आगे क्या रिजल्ट है, उसके आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ वो ही किया करें जितना कि आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। हाँ, कोई आइडिया आपके पास आता है, कोई इनोवेटिव कोई और चीज, डिस्कस विद मी, ठीक है। लेकिन इंस्ट्रक्शन से जो मैंने एक मैंने रास्ता बनाया कि इसके ऊपर आपने चलना है, उस रास्ते से हटेंगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। वो नुकसान शायद फौरन ना हो, आगे जाके हो, आपको शायद फील ना हो, लेकिन आई नो इट कि ये होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। कल एक ग्रुप के अंदर हमारे पास चैट चल रही थी बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप को यूज करने वाले लोग कभी भी अ, उसके जो जाल है, उसका जो एक फ्रेम है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, उससे वो बाहर नहीं आ सकते। रेडीमेड कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर करके उनको कभी ये समझ नहीं आती कि अब हम इसको मॉडिफाई कैसे करें। उनको मॉडिफाई करने के लिए एक अलहदा से पूरा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बूटस्ट्रैप की इंटरनल वर्किंग क्या है। वहां से कोड लगाए, यहाँ कॉपी किया, दैट्स इट। आपको एक छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी बताता हूँ, 3-4 मिनट की। पाकिस्तान की खातून थी, ठीक है। उसके पास एक छोटा सा एक एज था, एक बेनिफिट था कि उसके वालिदैन ने उसको कहा कि आपने पढ़ाई करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं परेशान होने की कि मैंने डेवलपमेंट सीख ली है, मैंने एमएससी वगैरह कर ली है, एमसीएस वगैरह कर ली है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं कि आप जॉब ढूंढने जाके, आप पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, जो आपका गोल है आप अचीव करना चाहते हो करो, हम यहाँ बैठे हैं, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। ये एक बेनिफिट था, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को कोई और जो है खातून या कोई और लड़का इस चीज़ को अपने लिए एक, अगर उसके पास ये सहूलत नहीं है इस तरह की एक तसल्ली की, तो वो तसल्ली को आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहरहाल हम उस लड़की की बात करते हैं। उसको बहरहाल एक बेनिफिट हुआ, उसने उस बेनिफिट से उसको जो एक ये एज मिला था, एक लेवरेज मिला था, एक सहूलत मिली थी, उससे उसने फ़ायदा उठाया, बेनिफिट लिया, ठीक है। आपकी भी लाइफ्स के अंदर कोई ना कोई बेनिफिट, कोई लेवरेज, कोई सहूलत होगी। इस तरह की नहीं, किसी और शक्ल में होगी, किसी टीचर की शक्ल में होगी, किसी अच्छे दोस्त की शक्ल में होगी, किसी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर की नज़र शक्ल में होगी। कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने आपको एक छोटा सा सहारा ज़रूर दिया होता है कि आप अपने लिए वो कर लो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। इस लड़की को ये सहूलत थी, इसको सहूलत थी पैसे की भी। इनके पेरेंट्स ने कहा आपको जो टीचर चाहिए, जो सब्सक्रिप्शन चाहिए, लेट अस नो, हम परचेज कर देंगे, ठीक है। इस लड़की ने क्या किया, टीचर्स को हायर किया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के टीचर्स को। जावास्क्रिप्ट एक पूरी दुनिया है, ठीक है। इसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो उस लेवल की हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता है कि जितनी ट्रैकिंग हो रही है, जितना दुनिया में डेटा एनालिसिस हो रहा है वेबसाइट्स का, वो जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। 80% टेक्नोलॉजी ये जावास्क्रिप्ट की यूज होती है ट्रैकिंग की, ठीक है। बहरहाल
इस लड़की खातून ने टीचर को हायर किया, एक ऑनलाइन टीचर था, वो उनको पढ़ाता था और सारे क्वेश्चंस करती थी, उसका दिमाग में जोड़ देती थी सवाल पूछ पूछ के कि ये कैसे होगा कैसे, जब तक एक एक पॉइंट क्लियर नहीं हो जाता था वो नेक्स्ट पॉइंट पे जंप नहीं करती थी। इसका इंटरव्यू भी आया है, अब मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, डाइवर्ज हो जाएंगे आप, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट जो मैं देना चाह रहा हूँ। उसने एक एक लाइन को इतनी डेप्थ में स्टडी किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता टीचर से भी आगे जाना शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि वो नॉलेज लेना शुरू होगी जो टीचर्स नहीं ले रहे थे। टीचर को टीचर दो चीजें बनाती हैं, एक नॉलेज एक एक्सपीरियंस। ठीक है, उसने नॉलेज लेना शुरू कर दिया टीचर से ज्यादा, एक्स्ट्रा आर्टिकल्स पढ़ रही है, वीडियोस ले रही है, किसी और टीचर से पढ़ रही है, क्रॉस चेक कर रही है जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है क्या वो दुरुस्त भी है। ठीक है, और चेक कर रही है, जगह जगह पढ़ी जा रही है। बिल आखिर उसने गूगल का ऑनलाइन टेस्ट के लिए अप्लाई किया एंड शी पास्ड आउट ऑन इन द फर्स्ट राउंड, और गूगल में जाके वो डेवलपर लग गई। यहाँ की किसी भी कंपनी में नहीं लगी, सीधा वहां गूगल गई है। कहने का मकसद क्या है, शी वॉज वेरी रेजर शार्प इन हर डिसीजंस, फुली फोकस्ड ऑन हर गोल। एक मेथोडोलॉजी उसने बना ली, एक तहैया कर लिया कि मैंने इस तरीके से पढ़ना, और यहां से वहां नहीं हुई। ठीक है, पढ़ा उसने सब कुछ, लेकिन हर उसकी एफर्ट एक जगह डायरेक्टेड थी कि मैं इसको पूरी तरह अबूर करना है। और गूगल जैसी कंपनीज बेवकूफ नहीं होती कि वो ऐसे डेवलपर को रख लें जो यहाँ से कोड उठाए वहां से कोड उठाए, चेपियां चूपियां लगा के उसके अंदर अपना प्रोग्राम लिख दे। जो अच्छी कंपनीज है वो उन लोगों को उठाती हैं जिनके कोर कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, बुनियाद से वो उनके कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, ताकि कल को वो कोई उनको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दें जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ नए नया करना है, नया तब आप तब कर पाएंगे जब आपको पुरानी बुनियाद क्लियर होगी, जब आपको बेसिक्स पता होंगे कि वर्किंग कैसे हो रही है, इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है। इसी वजह से मैं बूटस्ट्रैप की नंबर वन रीजन बूटस्ट्रैप के मैं खिलाफ हूँ। कल यहाँ पे ग्रुप में बूटस्ट्रैप की बात हो रही थी एंड यू गाइज वर वेरी ओके विद इट, विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट कि कोई टीचर भी इस ग्रुप में है, उससे पूछ लेना बेहतर है या नहीं। ठीक है, जब मैं यहाँ बैठा हूँ, यू शुड आस्क मी। ठीक है, कि ये टेक्नोलॉजी हम यूज करना चाह रहे हैं। बूटस्ट्रैप की नंबर वन रीजन कि यह आपका जो शऊर है, जो आपका कॉन्शियसनेस है, जिससे आप डेवलपमेंट सीखते हैं, ये उसको मार देती है। रेडीमेड चीजें यूज करें, फारिग। इस स्टेज पे आप लोग अभी जिस लेवल पे खड़े हैं, बूटस्ट्रैप की आपको कोई जरूरत नहीं है, अगले 5 साल जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर टू रीजन, अब ये बात मुझे नहीं पता कि लड़कों को समझ आती कि नहीं आती, खवातीन को ये बात अलबत्ता समझ आ जाएगी। बूटस्ट्रैप की एक बड़ी सादा सी एग्जांपल देने लगा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बेकिंग करती हैं, या लड़के भी अगर कुछ करते भी हैं, आप बेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप मार्केट से एक सांचा लेके आते हैं, उस सांचे में मुख्तलिफ शेप्स के कटिंग हुई हुई है। आप उसके अंदर अपना मटेरियल पोर करते हैं और वो एक केक का मटेरियल बन जाता है, केक की शेप बन जाती है, स्टार, डोनट्स, खताइयाँ, ये वो सारे प्री डिफाइंड खाने बने हुए हैं। उस सांचे में आप अपनी मटेरियल पोर करते हैं और बेकिंग के लिए अवन में रख देते हैं। बाहर आता है वो पका हुआ उसी साइज का, सेम एग्जैक्ट जो चाह रहे थे आप वही बन गया। अब जब इसके अंदर आपने मॉडिफिकेशंस करनी है, आप किसी तरीके से उस सांचे का साइज, उसकी कटिंग हुई हुई है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर पाएंगे, लेकिन उस पूरे के पूरे सांचे से बाहर नहीं आके कुछ कर सकते आप। एक तो आपको उस सांचे की आदत पड़ जाएगी, दूसरा जब उसकी जो उसका आर्किटेक्चर है उसको चेंज करना चाहेंगे वो नहीं आपसे होना। ठीक है, इस मिसाल को आप जिस कदर अपने जहन में बैठा लें उतना बेहतर आपके लिए। ये होगा बूटस्ट्रैप। बात होगी हमारी गोल्स की। बी फोकस्ड, इधर उधर जंप्स करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी जो फेज है आपका, उसके अंदर HTML और CSS, जब तक आप जावास्क्रिप्ट पे नहीं चले जाते, यहाँ वहां देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही जावास्क्रिप्ट ऑन होगी हमारी, हम नई नई टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तब आपको मैं कहूंगा कि आप फलानी टेक्नोलॉजी को जाके पढ़ें, फलानी को देखें। ये हमारी होगी बेसिक बातें। अब हम मूव करते हैं उस चीज पे जो आज हमारा लेक्चर है। लेक्चर के अंदर जैसे कि आप जानते हो कि हमारी सैटरडे को
हमारी डेडलाइन है एक नेक्स्ट सैटरडे को, जिसके अंदर आप लोगों ने एक बिल्कुल सादा सा, बिल्कुल वाइट पेज किस्म का, जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा रिज्यूमे का, और एक आधी तस्वीर होगी, बड़ी सी हेडिंग होगी, ठीक है, प्रॉपर उसके जो है ना स्ट्रक्चर बना होगा, उस बिल्कुल एक सादा सा आपने मुझे रिज्यूमे सबमिट करना है, ठीक है। आपको उसमें CSS की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह आज मैं CSS की कुछ चीज़ें बता दूंगा ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में आपको आसानी हो, ठीक है। और अगर आप CSS नहीं भी यूज़ करते, आप खाली HTML से भी वो बना सकते हैं, ठीक है। एक किसी हद तक 60-70% वो आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट देना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल आज मैं CSS को भी टच करूंगा, तो आपको वहां से भी एक आइडिया हो जाएगा। इन द मीन वाइल इस पूरे वीक में अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है, मैं उसमें हेल्प आउट कर दूंगा आपको। तो ग्रुप्स हमारे बन गए, ठीक है। अ, उसके बारे में अभी अब आप लोगों को मैं फॉर्म भेजूंगा, आप लोगों ने अपने उसमें ग्रुप्स के अंदर अपना लिखना है कि ये मेरा हमारा प्लानर है, ये प्लानर का ईमेल एड्रेस है, और दूसरे कॉलम में आपने लिखना होगा ये मैं कोडर हूँ, और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है। इस तरह का एक फॉर्म भेजूंगा, आपने उसे फिल करना है। फिर आप लोगों की असेसमेंट बेहतर हो जाएगी। बहरहाल लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम साइड बार का ज़रा मंजर देख लेते हैं, वो किस तरह की है विजुअली। ये हमने बनाना है, ठीक है जी। साइड बार के अंदर हमारी एक पिक्चर है, एक टाइटल है, डेजिग्नेशन है, स्किल्स का पूरा कॉलम है, सेक्शन है, ठीक है, और एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स का सेक्शन है, ठीक है। ये हमने लेफ्ट पे बनाना है। तो अगर हम देखें इसके अंदर कितने के कोई एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स का एक सेट है, जिसको आप कह सकते हो ये कैंडिडेट है, ठीक है। कैंडिडेट की शनाख्त कैसे होती है? HR शनाख्त कैसे करता है, आइडेंटिफाई कैसे करता है अपने? फॉर एग्जाम्पल उसके पास 1500 सीवीज पड़ी हुई है कंप्यूटर में या प्रिंट में, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये कैंडिडेट किस डेजिग्नेशन का है, ठीक है। या डेवलपर्स जो है वो कौन से हैं इसमें से? उसको आपका चेहरा देखना होगा, ठीक है, उसको आपका नाम पता होना चाहिए, और उसको डेजिग्नेशन पता होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीजें एक कैंडिडेट की प्रोफाइल है, बेसिक प्रोफाइल। तो हम इन 3 चीजों को एक जगह रखेंगे, ठीक है, एक सेक्शन में रखेंगे। ये ज्यादा हाईलाइट हो गया, ये इन 3 चीजों को, ठीक है। उसके बाद हम पूरा स्किल्स का जो एरिया है उसको हम एक जगह रखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो कॉन्टैक्ट का एक सेक्शन है, ये पूरा एक जगह रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हेडर है, हेडर का इसके अंदर मैं इसको क्यों हेडर कह रहा हूँ, ये जो पूरा एरिया है ये हेडर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं HTML जो SEO है ना, SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको हेडर कह रहा हूँ कि HR फॉर एग्जाम्पल कल को ये किसी सॉरी ये मैं व्यू से हट गया, ये लेट्स गेट बैक। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी रिज्यूमे किसी सर्च इंजन के अंदर पड़ी हुई है, rosie.pk वगैरह, ठीक है, और उन्होंने वेबसाइट्स को भी फॉर एग्जांपल रजिस्टर करना शुरू कर दिया रिज्यूमेस की शक्ल में। अभी तो वो डॉक्यूमेंट लेते हैं ना, डॉकएक्स या PDF। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे सर्च इंजन में आप जाते हैं जो कि ऑनलाइन जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं, फॉर एग्जांपल hasanmalik.com, फलाना ढिमकाना, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनको भी रजिस्टर कर रहे हैं। या कोई सर्च इंजन है खास तौर पे जो रेज्यूमेस को प्रोसेस करता है ऑनलाइन, उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ें ट्रैक हो रही होंगी आपकी रिज्यूमे से, जो सर्च इंजन पढ़ रहा होगा, वो स्किल्स होंगी, ठीक है। कोई अगर कंपनी ढूंढ रही है, स्किल वाइज ढूंढती है ना, यार HTML और जावास्क्रिप्ट के लोग ढूंढ के लाओ, यार PHP और .NET के लोग ढूंढ के लाओ, Node.js के लोग ढूंढ के लाओ। तो ये स्किल वाइज आपका वो सर्च अप्लाई होती है। तो ये जो हमारा स्किल्स का सेक्शन है, ये हेडर में इसलिए रखा हुआ है कि जल्दी से किसी भी क्रॉलर को फर्स्ट जो हेडर का सेक्शन है उसी के अंदर वो जल्दी से ढूंढ ले कि मेरी स्किल्स कौन सी है। SEO के सर्च इंजन को फैसिलिटेट करने के लिए हेडर में डाला है, जस्ट लाइक नेविगेशन, ठीक है।
कोई वेबसाइट का अगर पता लगना कि इस वेबसाइट में कितनी डेप्थ है, तो सर्च इंजन सबसे पहले नेविगेशंस को पढ़ते हैं कि इसमें लिंक्स कितने हैं, हमने किस किस पे जाके हिट करना है। ठीक है, तो इसी वजह से नाम, इमेज, डेजिग्नेशन के साथ स्केल्स भी हेडर में और कॉन्टेक्ट वाला फुटर में। ठीक है, दिस इज द लीस्ट थिंग जो HR एंड पे बिल्कुल अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एंड पे इस चीज को देखेगा, यार अच्छा मुझे इसकी प्रोफाइल समझ आ गई है, मैंने कांटेक्ट करना है, दैट इज द रीजन मैंने इसको फुटर में रखना चाहूंगा। तो अब हम मूव करते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। मैं जानता हूं कि हमारे एक लेक्चर के दरमियान 1 वीक का गैप होता है, इसी वजह से मैं जो शुरू का जो हमारा हर लेक्चर का स्टार्ट होता है उसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को भी एड्रेस करता हूँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड सेट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि एक हेडर होगा, हेडर का एक टैग है। अगर आप ये टैग नहीं भी लगाते, पूरी HTML की जो दुनिया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने हेडर लगाया या नहीं लगाया, पूरी ये HTML की वेबसाइट सही वर्किंग करेगी। आपने सेक्शन का टैग लगाया या नहीं लगाया, पूरी वेबसाइट सही वर्किंग करेगी। आर्टिकल नहीं लगाया, बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग करेगी। लेकिन ये सब चीज़ें SEO के लिए ज़रूरी हैं और मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं उनके लिए ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी होता है कि फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है, कि फंक्शनैलिटी वाइज हमारा हेडर एक फंक्शन परफॉर्म, आई एम सॉरी, फंक्शनैलिटी वाइज हेडर, सेक्शन, आर्टिकल, ये तमाम एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पर्पस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्पस किसी के लिए एड्रेस हो रहा है, किसी को एड्रेस किया जा रहा है इस पर्पस में, वो है डिवाइसेस। ठीक है, उनके लिए इसे कहते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक है, इनके खास पर्पसेस होते हैं, ये उनके लिए यहाँ डाले गए हैं। ये वेबसाइट का लेआउट डिफाइन कर रहे हैं कि ये वाला एरिया क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हेडर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हेडर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, उस चीज को ये एड्रेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पूरी वेबसाइट में हेडर ढूंढना है, हेडर का टैग नहीं लगा होगा, किसी डिवाइस को, किसी SEO की क्रॉलर को पता नहीं लगना हेडर किधर है। ठीक है, तो ये दिस इज टू पर्टिकुलरली एड्रेस द क्रॉलर्स एंड डिवाइसेस। खैर, ये होते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। हेडर के अंदर हमने सबसे पहले इमेज डालना था। ठीक है, इमेज की कोई खास एक विड्थ होगी, जैसे कि मैंने आपको कहा था आप अपनी इमेज डाल लीजिए। ठीक है, किसी भी साइज की इमेज डाल लें। ठीक है, और हम वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे अच्छी तरीके से उसको खुद ही शो करवा देंगे। ठीक है, तो किसी भी साइज की अगर आपके पास पीछे इमेज पड़ी हुई है तो यहाँ डिस्प्ले हो, ये हमारा फोल्डर है। इसके अंदर एसेट्स में अगर हम जाएंगे, इमेजेस में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी जो पिक्चर पड़ी है वो 1639, उसकी जो विड्थ है वो 1639 पिक्सल्स की है। ठीक है, अब हमने अपनी इसको वेबसाइट पे एडजस्ट करना है, वो देखना है कैसे करना है। ठीक है, वो यहाँ इस एट्रीब्यूट से करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 100 पिक्सल्स, तो हमारी 1639 पिक्सल्स की तस्वीर 100 पिक्सल्स के अंदर शो होना शुरू हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इमेजेस के विड्थ डिफाइन करते हैं। खैर, अभी हम सुनते जाएं, देखते जाएं कि मैं टैग्स किस तरह बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। जो प्लानर्स है ना हमारे ग्रुप्स के अंदर, जो हमारे पेयर्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स के, दो दो करके, किसी एक में 3 स्टूडेंट्स भी हैं, तो जो पेयरिंग हुई हुई है उसमें जो प्लानर्स लोग हैं जो प्लानिंग करेंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये द सीरीज उनके लिए बड़ी ज़रूरी है कि मैं प्लान कैसे कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट। ठीक है, जो पीछे मैंने 18-20 मिनट की गुफ्तगू की है, ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये इससे आपको पता चलेगा कि प्लान कैसे करते हैं वेबसाइट। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट पे प्लानिंग किस तरह की होगी, यूँ समझ लें। अच्छा, ये हेडिंग 1 क्यों डाल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा टाइटल आएगा हसन मलिक।
ये इसलिए ताकि कोई किसी भी सर्च इंजन पे मेरी वेबसाइट ये इंडेक्स होती है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम जो है वो इंडेक्स हो, हसन मलिक। ठीक है, कोई सर्च करता है वैसे ही हसन मलिक को, तो मेरी रिज्यूमे टॉप पे आ जाए। ठीक है। सेकेंडली, हसन मलिक का जो मेरा नाम है, इस नाम के साथ जो मैं चीज एसोसिएट करना चाहता हूँ वो है मेरी डेजिग्नेशन। ठीक है, मेरी मल्टीपल डेजिग्नेशन हैं, मुख्तलिफ लाइफ के मुख्तलिफ टेन्योर्स के अंदर मैं मुख्तलिफ काम करता रहा हूँ। तो मैं कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी हूँ, मैं डेवलपर भी हूँ, मैं टेक्निकल राइटर भी हूँ, मैं बिजनेस एनालिस्ट भी हूँ। ठीक है, मैं बहुत डिफरेंट चीज़ें, बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ। ठीक है, तो ये जो भी मैसेज आया था फाइका ने किया था एंटरप्रेन्योरशिप का, इट रिलेट्स टू मी बेसिकली, लेकिन वो आप लोगों से रिलेट नहीं करता। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू हियर। हेडिंग 1 के अंदर मैंने अपना नाम रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेडिंग 2 हेडिंग 1 का हिस्सा होता है। दिखने में समझ नहीं आएगा कि ये हेडिंग 1 के अंदर हेडिंग 2 होती है। ठीक है, ये मैंने, अगर आप अपने पुराने लेक्चर्स मेरे देखें, वहां पे आपको समझ आएगी कि हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का रिलेशन कैसा है। ठीक है, जिस तरीके से आप माय फेवरेट पेट या माय फेवरेट क्लासरूम या लाइब्रेरी, जो भी आप ऐसे लिखते हो, या माय फेवरेट हॉबी, जो भी है। ठीक है, माय पेट का फॉर एग्जांपल ऐसे लिखते हो, उसके अंदर आप सबसे ऊपर अपने पेट का नाम लिखते हो। ठीक है, या लिखते हो कि वो कैसी है, फीचर्स ऑफ माय पेट। ठीक है, उसके बाद आप बताते हो कि उसकी फर कैसी है। फिर आप पूरा एक सेक्शन, पूरे 2 पैराग्राफ फर के ऊपर बनाते हैं कि उसकी फर बड़ी सॉफ्ट है, उसकी फर क्यों, मैं उसको मैं नहला नहला के रखता हूँ ताकि वो फ्रेश रहे। ठीक है, वो उस मिट्टी में खेलती है ताकि उसकी फर के अंदर भी उसकी भी सफाई हो। तो आप फर के ऊपर खास तौर पे लिखते हो। अब ये फर वाला टॉपिक जो है, उसके खाने पीने का जो टॉपिक है, उसकी जो खेलने कूदने का जो टॉपिक है, ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये किसके हेडिंग के अंदर आ रहे हैं? माय पेट के अंदर। ठीक है, माय फेवरेट पेट के अंदर। तो ये जो हेडिंग 1 है, ये उस लेवल की हेडिंग है, टॉप लेवल हेडिंग। और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये वो है। ठीक है, तो सर्च इंजन खुद ही समझ जाएंगे कि हेडिंग 2 इससे रिलेटेड है। तो हसन मलिक से क्या चीज जुड़ गई आके? उसकी डेजिग्नेशन। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से मैं एड्रेस किया है एसईओ को, सर्च इंजन को। याद रखिएगा, दुनिया की जितनी डेवलपमेंट हो रही है सॉफ्टवेयर को छोड़ के, जितने दुनिया में वेबसाइट्स बन रही हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन छोड़ के, वो तमाम की तमाम मार्केटिंग के लिए बन रही हैं, एसईओ के लिए बन रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बन रही हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टैग का इम्पैक्ट क्या है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। ये किस तरीके से आपस में, ये जो मुख्तलिफ धागे हैं, ये आपस में किस तरह सिल के एक पूरा सूट बना रहे हैं। ठीक है, हाउ दिस एवरीथिंग इज निटिंग टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। ठीक है, और इसमें हमारा जो फैब्रिक है, वो हमारा जो वेबसाइट है वो है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो समझ लें आप डिफरेंट थ्रेड्स हैं। ओके जी, तो अब हमने ठीक उस तरह, जिस तरह की हमारी वेबसाइट थी, इमेज, हसन मलिक का नाम, जो हमारा नेम है, उसके बाद डेजिग्नेशन के लिए हमने एक टैग बना लिया। ये हमारा सारा का सारा एक सेक्शन के अंदर जाएगा। इस पूरे को हमने इनक्लोज करना है एक सेक्शन के अंदर। ठीक है, ताकि हम आसानी से इसको हैंडल कर सकें सीएसएस के अंदर। फॉर एग्जांपल, हमने ये पूरा सेक्शन उठा के लेफ्ट राइट करना है, तो क्या मैं इमेज को अलहदा हिलाऊंगा और हेडिंग को अलहदा? ठीक है, मैंने इसको पूरे सेक्शन में रख दिया फॉर बेटर हैंडलिंग। ठीक है, इन 3 एलिमेंट्स को मैंने एक सेक्शन में रख दिया है, ताकि फॉर एग्जांपल मैं कल को इस सेक्शन को इसके साथ कुछ पूरे सेक्शन के साथ करना चाहता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट एडजस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा राइट एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको आईडी दूंगा, इसको मैं कह दूंगा कैंडिडेट। ये कैंडिडेट की डिटेल्स हैं। ठीक है, अब ये कैंडिडेट को मैंने सिर्फ छेड़ना है, और ये निचले तीनों जो है हमारे एलिमेंट्स कलेक्टिवली डील हो जाएंगे। ठीक है, मैं हेडर में क्यों नहीं इसको अकेला छोड़ा, क्योंकि हेडर में अभी स्किल्स भी आनी है, तो ये सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो प्लानर्स, आप लोगों ने कोड को भी मद्देनजर रखना है कि मैं, मेरा जो कोडर है,
ठीक है, क्योंकि वो तो प्लान नहीं कर रहा कुछ भी। मेरा जो कोडर है उसको मैंने क्या इंस्ट्रक्शन पास आउट करनी है कि सिमिलर जो चीजें हैं जो किसी एक एक मकसद के लिए बनी हुई है, जैसे कि ये तीनों डिटेल्स, इमेज, नाम और कैंडिडेट का जो डेजिग्नेशन है, ये पूरी एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं सेव किया जाएगा किसी डेटाबेस में, किसी फाइल के अंदर, किसी एक्सेल शीट के अंदर कि ये हसन मलिक, ये डेजिग्नेशन। ठीक है, और फॉर एग्जांपल कोई अगर सॉफ्टवेयर है तो उसमें तस्वीर भी शो हो जाएगी। तो ये जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है ये एक ही है। तो आपने क्या कहना है अपने कोडर को कि सिमिलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एक टैग के अंदर रखें। एज अ प्लानर आप या तो ये चीज लिख के दे देंगे ईमेल के अंदर, या किसी स्काइप मैसेज में, या किसी इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर, या किसी स्टाइल गाइड के अंदर कि सुनो डेवलपर्स, कोडर्स, प्रोग्रामर्स, सिमिलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एक एलिमेंट के अंदर रखना है। ठीक है, या ये आप उसको बता देंगे, या फिर आपका अगर डेवलपर स्मार्ट हुआ, वो खुद ये चीज़ें जानता हुआ, तो वो शायद आपको खुद बता दे कि आई थिंक वी नीड टू कीप सिमिलर इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सिमिलर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन वन सेट, इन वन एलिमेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा जो डेवलपमेंट का जो होती है ना सेगमेंटेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको HTML नहीं सिर्फ सिखा रहा, बी वेरी क्लियर ऑन दिस। मैं इस लेक्चर में और जितने पिछले 5 लेक्चर है मैं सिर्फ HTML नहीं सिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको पूरी वेब डेवलपमेंट की साइकोलॉजी भी बता रहा हूँ, उसका जो पैटर्न होता है। ठीक है, इंटरनेट पे आपको सिर्फ HTML सिखाई जाती है। ये टैग है, H1 लिखोगे तो H1 के अंदर आपकी बड़ी हेडिंग आ जाएगी, H2 लिखोगे तो छोटी हेडिंग आ जाएगी थोड़ी। ठीक है, इमेज डालोगे तो इमेज आ जाएगा। ये सिखाना नहीं होता। ये आप खुद भी कोई जाके ना W3 स्कूल वेबसाइट खोलें, उसके अंदर सारा लिखा होगा। मेरा क्या फायदा आपको एज अ टीचर। समझ रहे हैं बात? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है मुझे पूछें, कमेंट्स में पूछें, आई विल आंसर दैट। ठीक है, और अगर मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ी, समझाने की ज़रूरत पड़ी, मैं आपको जूम में आंसर दे दूंगा। कोई क्वेश्चन है पूछ लें कि यार ये फॉर एग्जांपल कोई भी सवाल है, ये कैंडिडेट क्यों लिखा आपने। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट गैर हाजिर दिमाग था, ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर किसी की तवज्जो नहीं थी, अगर मैं बोल रहा था, तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप यहाँ पे कि ये सारा स्ट्रक्चर क्यों बनाया है। ठीक है, तो जल्दी से मैं रिकैप दे देता हूँ। ठीक है, आर्टिकल ये पहले से बना हुआ था, अगर आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन है तो पिछला लेक्चर देखें। सेक्शन इसके अंदर हमने बनाया था, वो भी लास्ट लेक्चर में। सेक्शन हम साइड बार किसको कह रहे हैं, इस पूरे रेड एरिया को कह रहे हैं। ठीक है, ये पूरा रेड एरिया हमारा सेक्शन है। ठीक है, उसके अंदर एक हेडर है। हेडर हमने बनाया है जितनी डिजिटल डिवाइसेस हैं, टैबलेट, आईफोन्स जितने भी हैं, ठीक है, लैपटॉप्स, एसर, डेल, ब्राउज़र, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, जितनी भी हैं डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी टाइप्स, उन सबको बताने के लिए कि हमारी प्राइमरी इंफॉर्मेशन यहाँ पड़ी है। तो ये यहाँ तक हमारा हेडर है। ये हेडर का टैग इसलिए बनाया है। उसके अंदर ही हमने इमेज बनाया है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 बनाई है, ताकि हमारा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक सेट के अंदर आ जाए, सर्चेबल हो जाए, रिकॉर्डेबल हो जाए। इसको हमने एक टैग के अंदर लिख दिया है जो कि है सेक्शन का टैग। इस सेक्शन के टैग को अगर हमने मैनिपुलेट करना है, इसको हमने इस्तेमाल करना है, या इसको मैनूवर करना है, या इसको इधर उधर हमने इसके साथ कोई ट्रीटमेंट करना है, हमें इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है एक आईडी देके। ये आईडी क्या होता है और क्लास क्या होती है, आई विल लेट यू नो। ठीक है, इन दिस लेक्चर इंशाल्लाह। तो हमने इसको एक आईडी दे दी है ताकि हम इसको यूनिकली मैनूवर कर सकें इधर उधर। जब CSS में हम अभी उतरेंगे तो हमें आईडी और CS क्लास जज अच्छी समझ आ जाएगी। ये था 1.5 मिनट का रिकैप। अब कोई क्वेश्चन है पूछें। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस नाउ। कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बता दें, मैसेज कर दें कि सर नो क्वेश्चंस। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज के अंदर। ठीक है,
और अगर सब समझ आ गया तो सर उसे मैसेज कर दें आई अंडरस्टैंड। ठीक है, ये मैसेज कर दें, मुझे समझ आ जाएगा कि आपको समझ आ गई। वैसे तो बड़ा इजी है ये। ठीक है, आपने सिर्फ ये समझने की कोशिश करनी है दो चीज़ें, कि आप डिवाइस को क्या समझा रहे हैं, ठीक है, और आप अपना कोड कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बस ये दो चीज़ें। ठीक है, कोड ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं और डिवाइसेस को क्या इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर रहे हैं, कौन से टैग्स लगाने हैं आपने। ठीक है, तो इन टैग्स को आपने, ये आपका होमवर्क है। अब मेरा जो अगला टेस्ट होगा पिछले लेक्चर का और इस लेक्चर का इकट्ठा होगा, उसके अंदर मैं आपसे टैग्स के बारे में पूछूंगा कि इस टैग को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। ये आपके टैग्स का स्पेसिफिक टेस्ट होगा। ठीक है, और चीटिंग नहीं करनी है, याद करके कॉपी पे लिख लिख के कॉपी पेंसिल से टैग्स याद करने हैं। उनके आगे आपने नोट्स लिखने के, ये टैग किधर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये लेक्चर आपको तभी पूरी तरीके से समझ आएगा, वगरना जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसका कोई फायदा नहीं। ये टैग्स का लेक्चर आपने, आपके जिम्मे है। ठीक है जी, अब मैं कमेंट्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनका साथ साथ जवाब देता जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अपनी इसमें अंदर इमेज ज़रा ऐड कर लें। बैक स्लैश डालेंगे वीएस कोड के अंदर। ये वीएस कोड का फीचर है, हर जगह ये फीचर नहीं होता। नोट पैड प्लस प्लस में फॉर एग्जांपल नहीं मिलेगा। आप बैक स्लैश डालेंगे, आपको ये लिस्ट आ जाएगी। बैक स्लैश का मतलब ये है कि आप किसी फोल्डर को एक्सेस कर रहे हैं करंट डायरेक्टरी में। ठीक है, करंट डायरेक्टरी में आप किसी फोल्डर को एक्सेस कर रहे हैं। अगर आपने अपने फोल्डर से बाहर किसी फाइल को एक्सेस करना है तो आप दो डॉट्स डाल देंगे। ठीक है, इससे पहले। ठीक है, तो ये देखिए, ये बैक स्लैश डाला, एसेट्स का फोल्डर, इमेजेस, ये मेरी फाइल है, सेव किया, गो लाइव गए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, और जो वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है उस सीरीज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 नया करना है, नया प्रिंट है, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, हाउ दिस एवरीथिंग इज निटिंग टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। ठीक है, और इसमें हमारा जो फैब्रिक है वो हमारा जो वेबसाइट है वो है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो समझ लें हम डिफरेंट थ्रेड्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अपनी इसमें अंदर इमेज ज़रा ऐड कर लें। बैक स्लैश डालेंगे वीएस कोड के अंदर। ये वीएस कोड का फीचर है, हर जगह ये फीचर नहीं होता। नोट पैड प्लस प्लस में फॉर एग्जांपल नहीं मिलेगा। आप बैक स्लैश डालें, ये देखें, ये इतनी बड़ी पिक्चर आ रही है मेरी। ठीक है, इसको अब हम छोटा करते हैं। सोर्स की एट्रीब्यूट, इसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ये विड्थ, सोर्स, आईडी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। किसके? अपने अपने एलिमेंट्स के। ये भी आपको पता होना चाहिए इमेज के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, सेक्शन का कोई है कि नहीं। HTML का एट्रीब्यूट क्या है, चलें बताएं। लैंग्वेज, HTML का एट्रीब्यूट है लैंग्वेज, ये लिखी हुई है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। ये मेटा का एट्रीब्यूट है, लिंक का एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट का एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो इमेज का एट्रीब्यूट्स आपको
ये मेरे पढ़ाने से आपको याद नहीं होंगे एट्रीब्यूट्स, ये टैग्स क्या करते हैं। मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे दी है उस टैग की, मैंने आपको उसकी फिलॉसफी समझा दी है, बार बार बैक जाके सुने। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने कर दी हैं। आपके हिस्से ये है कि आपने मोजिला MDN, लेट मी जस्ट शो यू, मोजिला HTML डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है जी, MDN वेब डॉक्स, MDN वेब डॉक्स, ये भी लिखेंगे तो भी आ जाएगी। यहाँ जाके आपने ये पढ़ना है, एक एक चीज को पढ़ना है। दिस इज द बेस्ट रेफरेंस एवर, बहुत डिटेल्ड, बहुत डिटेल्ड। इसके अलावा कुछ बुक्स भी मेरे पास हैं जो कि अगर जो लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि मैं अगर HTML का टैग है, ठीक है, या बॉडी का टैग है, उसकी क्या पीछे सारी वर्किंग क्या है, ठीक है, तो वो मैं बुक्स आपको दे दूंगा, बहुत डिटेल्ड बुक्स हैं वो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट में इस इमेज को, ये जो बहुत बड़ा सा शो हो रहा है यहाँ पे, इस इमेज को हमने छोटा करना है। तो हमारे पास इमेज का एक टैग है, उसे कहते हैं विड्थ। विड्थ में हम 100 पिक्सल्स डाल देंगे। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा, ले जी, छोटा हो गया इमेज का साइज। ओके, अब हम आगे आते हैं, इसको तो बंद करो यार। ओके, अब हम आगे आते हैं, हमारा हेडिंग 1 में हसन मलिक लिखा हुआ है, हेडिंग 2 में ये लिखा हुआ है, ये हमारा सेक्शन हो गया तैयार। ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। हम अपना हेडर के अंदर एक और सेक्शन बनाना है स्किल्स का। हमारा ये सेक्शन बन चुका हुआ है। नेक्स्ट है स्किल्स, लेट्स मेक अनदर सेक्शन। ये हमारा कैंडिडेट का था। इसी लेवल पे, लेवल्स याद होने चाहिए अब आपको। मैं अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, कहीं और जाके वो टैग बना देते हैं, कहते हैं यार शो नहीं सही तरीके से हो रहा, सर ने नहीं सही पढ़ाया। ठीक है, ये देखिए, हेडर के अंदर दो टैग्स हैं, कैंडिडेट, स्किल्स। हेडर के अंदर, यहां तक हेडर है, दो टैग, दो सेक्शंस हैं, कैंडिडेट, स्किल्स। कमेंट्स में मुझे बताएं, क्वेश्चन है आप लोगों से, कि इस आर्टिकल के डायरेक्ट चाइल्ड कौन है। डायरेक्ट चाइल्ड, जैसे कि हेडर का डायरेक्ट चाइल्ड दो हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट है डायरेक्ट चाइल्ड, और एक स्किल्स है डायरेक्ट चाइल्ड। तो हेडर के दो डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं। मुझे ये बताएं, इस आर्टिकल के टैग के डायरेक्ट चाइल्ड्स कितने हैं। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताएं। उसके बाद आपने बताना है कि जो मेन का टैग है उसके डायरेक्ट चाइल्ड कितने हैं। अच्छा जी, मैं आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आप आंसर कर लें, और यार जल्दी जल्दी सारे जवाब दिया करें। ठीक है, और इस इन द मीन वाइल इस लेक्चर का जो लिंक है, टॉप URL है, इसको शेयर भी करें ताकि कोई और स्टूडेंट आना चाहते हैं तो आ जाए। ठीक है, फेसबुक पे डालें, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इसको शेयर कर दें। उस पर लिख दें कि लाइव क्लास इज गोइंग ऑन, ज्वाइन नाउ, समथिंग लाइक दिस, जैसे भी लिखना है आपने। एनीवेज, सब आंसर्स कर दें, जिन्होंने आंसर ठीक किए हैं वेरी गुड। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट्स में ही मैं आपको बताऊंगा आंसर क्या है। ठीक है, ताकि सारे कोशिश करें। एनीवेज, स्किल्स के अंदर हमारे पास अब क्या, ज़रा हम उसका एनालिसिस कर लें कि स्किल्स के जो हमारा सेक्शन है उसका क्या ज़रा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अब आपको एक ऐसा टैग मैं सिखाऊंगा जो कि लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो टैग अभी तक आपने शायद सही तरह एक्सप्लोर ना किया हो, या कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा जिनको HTML आती है कि वो टैग एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। ठीक है, ये टैग गूगल इस्तेमाल करता है अपनी लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, बड़ी ये
बड़ी ये ना एसईओ ओरिएंटेड ये लिस्ट है। ठीक है, आपके शायद एसईओ के भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी इस टैग का नहीं पता होता कि ये टैग लगाने से एसईओ कितनी जबरदस्त बूस्ट होती है। ठीक है, तो पहले हम जरा एनालिसिस कर लेते हैं कि इस पूरे सेक्शन का जो कहते हैं एनाटॉमी, इसको तोड़ के देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो इसका एक हेडिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल्स, दिस इज अ हेडिंग। उसके बाद स्किल आना शुरू हो गई है। ठीक है, ये स्किल है, ये स्किल है, ये स्किल है। ठीक है, ये हमें नजर आ रहा है कि ये स्किल के नाम है, टाइटल्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक बार है। ठीक है, जो बार हमें ये बता रही है कि ये किस लेवल तक हमें आती है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये बार मैंने CSS से बनाई है। हालांकि एक टैग है, उसका नाम है प्रोग्रेस बार, ये उससे भी बन सकता है, लेकिन प्रोग्रेस बार को कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल है। मैं आपको यहाँ पे सर्च करके बता देता हूँ, प्रोग्रेस बार HTML, आगे MDN लाजमी लिखना है। अगर वहाँ पे पहली कोशिश करें कि वहाँ मिले, ये है। ठीक है, प्रोग्रेस के नाम से एक टैग है। ये टैग आपको इस तरह की एक बार बनाना दे देता है खुद ही। आपने क्या करना है, ये प्रोग्रेस लिखना है, बीच में चंद एट्रीब्यूट फिल करने हैं। ठीक है, और वो आपको ये बार बना के दे देगा। वेरी इजी, लेकिन इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। एनीथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, मैं उस चीज़ की हामी नहीं भरता, मैं उसको इस्तेमाल ही नहीं करता। बूटस्ट्रैप इज वन ऑफ देम, उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है, वो आपके बहुत जल्दी हाथ से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो उसके और भी बड़े नुकसान आता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। एनीवेज, तो प्रोग्रेस इज वन ऑफ दोज टैग्स जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो मैंने इसको प्रोग्रेस से बनाया था, बट मुझे एहसास हुआ कि इसको डाइजेस्ट करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये टैग लगाते ही आप ओके हो जाएंगे, लेकिन जब आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, कंट्रोल से मुराद फॉर एग्जांपल मैं ब्लू से ग्रीन करना चाहता हूँ उसका कलर। ठीक है, ये अब आपको मुसीबत पड़ जानी है कि मैंने कैसे करना है। ठीक है, तो मुख्तलिफ इसके ड्रॉबैक्स हैं इस टैग के, इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया। इसको मैंने CSS से बनाया हुआ है, तो ये मैं कैसे बनाया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बहरहाल हम एनाटॉमी कर रहे थे। सबसे पहले एक हेडिंग है, उसका स्किल्स लिखा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद हमारे टाइटल्स आते हैं स्किल्स के। ठीक है, और उसके नीचे उसकी एक बार बनी हुई है, उसके पता लगता है कि इसमें कितना आपको नॉलेज है। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें कि अब ये प्लानर जो है, ये उसकी सारी चीज़ें हैं। प्लानर और कोडर बैठ के ये फैसले होंगे अब। ठीक है, ये सारी जो गुफ्तगू पीछे हुई है, प्लानर इज द मेन हेड। हेड से मुराद थिंकिंग प्रोसेस जो है। ठीक है, प्रोसेसर है वो बंदा। और जो कोडर है वो उसको गाइड करेगा, हेल्प करेगा कि यार ये कोड करना मुश्किल है, ये तो तुम प्लान बना रहे हो ना, ये कोड नहीं होगा। या फॉर एग्जांपल, यार अगर तुम ये ना जो तुमने फलाना मुझे ऑप्शन दिया था ना, इससे कोड बहुत अच्छा बनेगा हमारा, ऑप्टिमाइज्ड होगा, स्पीडी स्पीडी होगा। एनीवे जो भी, आप कोडर ने कोडर की तरह सोचना है, प्लानिंग की पार्ट्स को मद्देनजर रखते हुए, और प्लानर ने कोडर को फैसिलिटेट करना है और प्रोजेक्ट को भी फैसिलिटेट करना है। अच्छा जी, अब हम एज अ कोडर सोचते हैं कि क्या है, हमें एक ऐसा टैग चाहिए जो कि इस सारी जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्किल्स है, उसको इनकैप्सुलेट करे, उसको कंटेन करे, इसका सेट बनाए। जैसे हमने इस इन तीन का एक सेट बनाया था, हमें छोटे छोटे और भी सेट बनाने पड़ेंगे। फिर हमने इन सब का सेट बनाया, उस सेट का नाम है स्किल्स। ठीक है, ये एक सेट बन गया। ठीक है, एक ऐसा कंटेनर बन गया जिसके अंदर ये सारा कुछ मौजूद है। अब हमने इस पूरे का जो बना ली है, अब इस पूरे के अंदर ये लिस्ट ऑफ स्किल्स है, इसका एक सेट बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसका एक सेट बनाना है। तो अगर मैं आपको इसको इलिस्ट्रेट करके दिखाऊं तो ये किस तरह सेट्स बन रहे होंगे, बेहतर प्लानर के लिए बेहतर ये है कि वो कोडर के साथ बैठे और पेपर पे, कॉपी पेंसिल पे या पावर पॉइंट पे ड्रॉ करे कि मुझे किस तरीके से सेट्स बनाने हैं इसके। ये मैंने पावर पॉइंट खोल लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा। इसको ज़रा हम एम्प्टी कर लेते हैं और यहाँ पे हम ब्लैक कर लेते हैं थोड़ा सा इसको।
वेट इंक्रीज कर देते हैं। लो जी, ये हमारा स्किल्स वाला एक सेट है। इसको स्किल्स, ठीक हो गया, नजर आ रहा है ना सबको? ये स्किल्स का एक कंटेनर हो गया, इसको मैं बाहर ले देता हूँ। ये स्किल्स, ये उसका एक हो गया हमारा सेट कंटेनर, ये ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास लिस्ट है एक, ठीक है। लिस्ट का एक सेट है, इसके अंदर हमारी लिस्ट पड़ी होंगी, सॉरी, ओके। ये आपके सामने मैं सारी ना वर्किंग कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे प्लानर्स हैं वो इजीली फैसले वगैरह कर सकें। अच्छा जी, ये एक हमारा टैग होगा लिस्ट का, ठीक है। उसके अंदर तमाम हमारी लिस्ट पड़ी होंगी, तमाम ये जो है ना लिस्ट ऑफ स्किल्स पड़ी होंगी। अब अगली चीज आती है, वो है कि ये जो लिस्ट है इसकी अपनी क्या शनाख्त है, ये एक जो पूरा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके अंदर हमारे पास एक और टैग होगा, वो होगा फॉर एग्जाम्पल, आप इसको कर लें, एक इसमें टाइटल होगा, ठीक है। अब जिस लिस्ट को हमने यूज करना है, उस लिस्ट को हमने उसकी ना आर्किटेक्चर को समझना जरूरी है। अभी आपको समझ आ जाएगी ये हो क्या रहा है। ले जी, इस सब को बनाने का एक और भी तरीका था, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वो भी बन सकता है, वो लेकिन ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली नहीं है। मतलब जिस एस्पेक्ट से मैं देख रहा हूँ वो उस एस्पेक्ट से एसईओ फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर ये अगर 100% अगर ये एसईओ फ्रेंडली है, तो ये 95% एसईओ फ्रेंडली है, जो मैं ये तरीका बताने लगा हूँ आपको, ठीक है। वो है ये वाला। गैस करें मैं क्या करने लगा हूँ? जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं क्या करने लगा हूँ? देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है। बताएं जी, क्या करने लगा हूँ मैं करने लगा हूँ 1 2 3। देखते हैं कौन गैस कर पाता है। एक एक्स्ट्रा मैंने लेयर बनाई है। ये वाली लिस्ट जो है मेरी राइट साइड वाली, ये 95% एसईओ रिजल्ट्स देती है इस केस में, जिस तरह जहां पे डबल डबल इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई हो रही हो, ठीक है। यहाँ पे डबल इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन नहीं है, डबल इंफॉर्मेशन है। टाइटल है, उसकी आगे से स्किल है, ठीक है। ये डबल इंफॉर्मेशन है। तो जरूरी नहीं है, पहली चीज, अब जरूरी नहीं है कि ये वाली जो मैंने जो इसको कंटेन करने के लिए जो मैंने ये वाला मेथड चूज किया है, ये यहाँ जरूरी था,
ठीक है। हो सकता है कि ये वाला इंपॉर्टेंट हो। ये अब मैं प्लानर के हाथ में फैसला दे रहा हूँ। ठीक है, ये फैसला प्लानर के हाथ में आएगा कि वो अपने एसईओ वाले से पूछे कि यार कौन सा तरीका बेटर है, कि मैं अगर इसको डबल ट्रिपल लेयर में रखूं, 3 टैग्स के बाद हमारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आए, वो सही है, या फिर मैं डबल लेयर यानी कि 2 टैग्स के बाद हमारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, वो सही है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दोनों तरीके से आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने एसयू वाले को लूप में रख के ये फैसला करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाला सही है इस केस में। ठीक है, कि हम इतने ज़्यादा लेयर्स ना बनाएं। मैं वैसे भी मल्टीपल लेयर्स बनाने का जो है, फजूल की लेयर्स मुझे वो अच्छी नहीं लगती, कि एक कंटेनर के अंदर कंटेनर के अंदर कंटेनर, और वो बात ख़त्म ही नहीं हो रही, कंटेनर में कंटेनर चलते जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। अगर ये चीज़ कहीं मुझे नज़र आ जाए मेरे अपने कोड में, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ। तो ये वाला कोड बड़ा सिंप्लीफाइड है, इसके अंदर थोड़ी सी खिचड़ी है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन विद दिस वन, कि एक हमारा मेन कंटेनर होगा जो कि ये वाला है, स्किल्स वाला। ये स्किल्स वाला कंटेनर बाहर वाला हो गया। उसके बाद हम एक लिस्ट का कंटेनर बनाएंगे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एक बनेगा कंटेनर, उसे कहते हैं हम DL। ये है जी वो टैग जिसकी मैं बात कर रहा था। आप लोग जिनको थोड़ी बहुत HTML आती है या काफी ज्यादा आती है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये वाली मैं जी बना नहीं रहा, ये वाली आप लोग खुद सीख लें। दिस इज वेरी इजी वन। ठीक है, बहुत यूज होती है इसकी। जो जो यूटिलिटीज है जिसका इस्तेमाल आता है, बहुत कॉमन है और बहुत जगह इस्तेमाल होता है। ये नेविगेशन बार्स बनाने में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी दीगर बटन्स बनाने में, और पता नहीं क्या कुछ बनाता है ये। ठीक है, ये जो ये टैग है, इसके बहुत सारे इस्तेमाल आता है। ठीक है, लेकिन जो मैं ये वाला जो बनाने लगा हूँ, ये स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन को, जिनके 2 हिस्से हों, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके 2 पार्ट्स हों, उस तरह की इंफॉर्मेशन को एड्रेस करने के लिए बेस्ट टैग है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। कमेंट डालना है तो अपने एंगल ब्रैकेट बनानी है, फिर Shift 1 दबाना है, और फिर 2 माइनस दबाने हैं। तो ये इस तरह कमेंट डालेगा। कमेंट का मतलब ये होता है कि ये कमेंट जो है वो किसी डेवलपर या किसी दूसरी IDE के लिए, ठीक है, जो हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं वो भी कमेंट्स को पढ़ती हैं, डेवलपर्स भी कमेंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ जो हैं वो ब्राउजर्स भी कमेंट्स को पढ़ते हैं। पढ़ने से मुराद है कि उसको पढ़ के कोई एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो वरना नॉर्मल हालात में जब मैं ये लिख रहा हूँ, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा रिजल्ट के ऊपर। मैं अभी आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये डिस्क्रिप्शन की एक लिस्ट बनाने के लिए, डिस्क्रिप्शन एक ऐसा टैग है जो अभी आने वाला है, उस टैग की लिस्ट होगी। ठीक है, रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने अल्फाज लिखे हैं ना यहाँ पे, वो आपको फ्रंट पे शो नहीं होंगे क्योंकि कमेंट है। एनीवेज, कमेंट का भी बता दिया। ये टैग क्या करता है, इस टैग का नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, इस टैग के अंदर अब होगा एक डिस्क्रिप्शन टाइटल। डिस्क्रिप्शन टाइटल, और उसके अंदर हम बनाएंगे, नाम लिखेंगे अपना सिंपल, इंग्लिश स्पीकिंग। मैं एक्चुअली वो लिख रहा हूँ जो हमारे पास उधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया टाइटल हमारी स्किल का। उसके बाद हमें वो स्किल कितनी आती है, DD। एक्चुअली में ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट है ना वो ये है। इसकी इसके लिए ये लिस्ट बनी है, स्पेसिफिकली इसके लिए, और इसको ही डिफाइन करने के लिए ये टाइटल बना है। यानी ये टाइटल इस डिस्क्रिप्शन के लिए है। ठीक है, तो ये एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये ब्राउजर्स को पता है कि DT और DD ये दोनों एक साथ है, ये ब्राउजर को पता है। हमें इसको अलहदा से एक
बॉक्स में डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ख़ास बॉक्स में डाला था जी, ये दोनों एक साथ हैं। ज़बरदस्ती जो एक्सप्लिसिटली जिसे कहते हैं, हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि जी टाइटल और जो उसकी बार है वो एक बॉक्स के अंदर हमने डाल दिया। ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा ब्राउज़र है उसको खुद पता है कि ये और ये रिलेटेड है, ये और ये रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारी आएगी परसेंटेज। अब आपको यहाँ शो होगा, ये देखें इंडेंटेशन यहाँ पे लगी हुई ऑलरेडी, और पीछे कोई भी लिस्ट वाला निशान नहीं है, कोई डॉट नहीं लगा हुआ, कोई 1 2 3 नहीं लगी हुई। ठीक है, तो ये वो टैग है जो ये चीज़ बना रहा है। इसको हम CSS से मजीद कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे जो जो फैसले हैं उनके अंदर आपको, अभी मैं बड़ा स्लो चल रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर के अंदर इसको स्पीड अप भी कर दूंगा। ठीक है, मेरे जो डिसीजंस हैं इस HTML को बनाने के, वो डिसीजंस ना सिर्फ इस चीज़ पे बेस कर रहे हैं कि मैंने नेट पे सर्च किया कि यार लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसने मुझे एक टैग बता दिया जी LI से बनती है, OL से बनती है, UL से बनती है। ठीक है, उसने मुझे टैग दे दिए, मैंने अपनी मर्जी से कोई टैग उठाया, CSS से उसकी शक्ल चेंज कर दी। ये वाली बोंगियां मैं नहीं मारता। ठीक है, ना मैं आपको ये सिखा रहा हूँ बोंगियां मारनी, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जिसका इम्पैक्ट है, और उसका इम्पैक्ट एसईओ पे क्या है, उसका इम्पैक्ट स्ट्रक्चर पे क्या है, उसका इम्पैक्ट कोडिंग के लिए क्या होगा। ठीक है, उससे ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है कोड की और स्पीड की और वेबसाइट की, ब्राउज़र उसको किस तरह पढ़ रहा है। ठीक है, ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ। आपके डिसीजंस के पीछे लॉजिक होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि सर गूगल पे सर्च किया था ये आया था ये लिख दिया। ठीक है, बहरहाल इस यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, आई एम गिविंग यू 10 to 20 सेकेंड्स, क्वेश्चंस पूछ लें, उनका आंसर मैं आपको नीचे कमेंट्स में ही दूंगा। अगर क्वेश्चंस ज़्यादा क्रिटिकल हुए मैं स्पेशल कोई वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, या मैं जूम पे आके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट्स में पूछिए कोई क्वेश्चन है तो। इसकी ज़रा मैं तस्वीर ले लूँ। क्वेश्चंस पूछिए आप, घबराए नहीं। अच्छा जी, मैंने कमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा, इन द मीन वाइल मैं इसको क्विकली जस्ट रैप अप करूं डीएल टैग को। इसके आगे मैं लिख देता हूं कि डीएल टैग बेसिकली, डीएल टैग ये लिस्ट बनाता है। यूं समझ लो कि ये इसका भाई है, ये मैं सी में लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट टू अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये वाला इसका जो है ना मुतबादल है, ऑल्टरनेटिव है यूएल का। जो काम यूएल करता है वही काम डीएल कर रहा है। ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, इसका यहाँ यू लगा हुआ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये डी है, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। ये डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्शंस क्यों यूज होती हैं, जब दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को आपने एड्रेस करना हो प्रॉपरली, ताकि एसईओ या क्रॉलर्स या ब्राउजर्स पढ़ सकें। ठीक है, उसके बाद आप बनाते हैं टाइटल। ये है डिस्क्रिप्शन का टाइटल। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन ये वाली है ना, ये इसका टाइटल है। ठीक है, और ये बकायदा खुद अपने आप में डिस्क्रिप्शन है। अगर मजीद इसको डिफाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन क्या लें, डीडी, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो ये मैंने नाम भी लिख दिए। टाइटल जो है हमारा इंग्लिश है, और जो उसकी जो डिस्क्रिप्शन जो डिटेल है कि वो कितनी आती है के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम एक टैग इस्तेमाल करेंगे, वह स्पैन। स्पैन ऐसा टैग है जो कि उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिसके अंदर मामूली छोटी मोटी आपने मॉडिफिकेशंस वगैरह करनी हो। ये बड़े बड़े जैसे सेक्शन देखें, इसके अंदर कितना कुछ है। ठीक है, ये बड़े बड़े टैग्स की तरह इस्तेमाल नहीं होता, ये छोटी छोटी नोक पलक जिसे कहते हैं, छोटी छोटी एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए होता है। कहीं पे आपने किसी चीज़ को बोल्ड करना है, टैलिक करना है, कोई छोटा सा बॉक्स बनाना है, कुछ भी बनाना है, कोई छोटी सी शेप बनानी है। ठीक है, या किसी टेक्स्ट को कैटेगराइज करना है।
ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश को मैं ब्लू करना चाहता हूँ, स्पीकिंग को रेड करना चाहता हूँ, तो इधर एक स्पैन लगाऊंगा, इसको स्पैन में रखूंगा, इसको अलहदा स्पैन में रखूंगा। ठीक है, तो इस तरह छोटी मोटी नोक पलक करने के लिए। अच्छा, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ बार। क्लास क्यों दे रहा हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा। और इस बार के अंदर अब हम देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा क्लोजली आप इसको एनालाइज करो, ये एक बार है ग्रे कलर की, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, ये एक बार है ग्रे कलर की। ये ये जो बार है ये पीछे तक चल रही है पूरी। ठीक है, उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट ये एक येलो बार है। ठीक है, जो कि इसको फिल अप करती हुई नजर आ रही है कि ये यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, तो बेसिकली ये बार जो येलो वाली है हम ब्लैक वाली के अंदर बनाएंगे, जस्ट लाइक थर्मामीटर। थर्मामीटर का जो बाहर वाला जो क्रिस्टल, वो क्रिस्टल कह रहा हूँ, प्लास्टिक बॉडी होती है, वो पूरी होती है, उसके अंदर मर्क्यूरी होती है, ऐसे पारा जिस तरह चढ़ता है वो उसके अंदर होता है। तो हम इसको एग्जैक्टली जैसे फिजिकली कोई चीज उसके अंदर पड़ी होती है और वो पारे की तरह चढ़ती है, उसी तरीके से हम अपने कोड के अंदर भी इस चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक रियल लाइफ। चले जी कोड की तरफ वापस बढ़ते हैं। तो ये हमारी बार आ गई, उसके अंदर हमने बनाना है उसका लेवल। स्पैन क्लास। अब चूंकि ये स्पीकिंग से ताल्लुक रखती है तो हर बार अपनी अपनी होगी। जैसे स्पीकिंग वाली बार 88% है, उसके बाद हमारी एक और बार आ जाएगी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, इसकी बार अलहदा से है। ठीक है, इसका लेवल ज़्यादा है, 98 होगी, 95 होगी। ठीक है, तो हर बार अपने अलग अलग तरीके से ट्रीट हो रही है, इसलिए हमें बार्स को अलग अलग नाम दे रहे हैं। ये तो बार बार ही रहेगी, उसके अंदर जो ये पारा चढ़ रहा है ना येलो कलर का, उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। अच्छा जी, आईडी भी दे सकते हैं वैसे, फिलहाल क्लास से काम चलाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम अपना एक अलहदा से एट्रीब्यूट बना रहे हैं, वो है डाटा लेबल। इसको हम कह देते हैं 88%। ये लिखने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, हम इसको डाटा लेबल से कंट्रोल करेंगे। ये डाटा लेबल इसलिए है कि हमने डाटा लिख भी दिया और इसको हम बार बनाने के लिए इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, टाइटल भी डाल सकते हैं वैसे हम एसईओ के लिए बेसिकली, कि ब्राउजर स्क्रॉलर डिवाइसेस जब उन्होंने रिकॉर्ड करना है कंटेंट को, वो यहाँ से रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी बार की एक सारी शक्ल निकली। डाटा लेबल बेसिकली ये हमारा कस्टम एक एट्रीब्यूट है, डाटा लेबल। इसके अंदर अगर कोई डेटा हमने स्टोर करना हो कोडिंग के अंदर और हम शो भी ना कराना चाहते हो, शो वैसे बेसिकली हम क्या कहते हैं इसको, डॉक्यूमेंट जो पेज है उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ ना, अभी मैं आपको इसका रिजल्ट से समझाता हूँ। ये देखें, यहाँ मैंने 88% लिखा था ना डाटा लेबल के अंदर, यहाँ शो नहीं हुआ। ठीक है, वो शो हो रहा है यहाँ पे टैग के अंदर। तो अगर मैं प्रोग्रामेटिकली यानी कि किसी जावास्क्रिप्ट या सीएसएस के कोड के थ्रू शो करवाना चाहता हूँ कहीं और किसी और तरीके से, ठीक है, मैं लिखना जरूर चाहता हूँ कि ये वेबसाइट के अंदर हमारे स्टोर हुआ हो किसी लेबल के अंदर, लेकिन मैं किसी कंडीशन की बेस पे इसको शो कराना चाहता हूँ किसी और तरीके से, कोई और किसी और इन्वायरमेंट में, तो फिर मैं डाटा लेबल का एट्रीब्यूट लगाता हूँ, उसके अंदर अपना क्रिटिकल डाटा स्टोर करता हूँ
जो कि मेन डाटा, जैसे कि यहाँ पे 88% मेन डाटा था ना कि इंग्लिश कितनी आती है, उस इंफॉर्मेशन को मैं इस डाटा लेबल के अंदर डालता हूँ और इस डाटा लेबल में जो पड़ा हुआ है उसको मैं प्रोग्रामेटिकली इस्तेमाल करके वेबसाइट पे डिस्प्ले कराता हूँ या कहीं मैं पास कर देता हूँ या किसी फॉर्म में शो करा देता हूँ, मतलब अपने तरीके से कहीं भी मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, मकसद ये होता है कि प्रोग्रामेटिकली हैंडल किया जाए इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये इसलिए डाटा लेबल, डाटा स्टोर करना है ताकि प्रोग्रामेटिकली इसको हम डिस्प्ले या ट्रीट कर सकें। तो ये अब हमारा बन गया है, इसको जरा ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर देना लाइक दिस, कॉपी पेस्ट। ओके, गलत कॉपी पेस्ट हो गया, इसको सही तरह उठाते हैं यहाँ तक, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। कितने हैं हमारे पास उधर, 1 2 3 4 5 है, हमने कितने बनाए हैं, इंग्लिश स्पीकिंग उधर रिपीट हो रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग, चलो हमने भी रिपीट कर दिया। इंग्लिश स्पीकिंग इसके दोनों के कितने हैं जी, परसेंटेज बराबर है, लगता है गलती से ज़्यादा कॉपी पेस्ट हुआ हुआ। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीसरे वाले में इसका कर देते हैं हम 95%। किधर गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नाइन्टी परसेंट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं एम एस वर्ड। ठीक हो गया जी, W2 डाल के। ठीक है जी, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है डाटा लेवल। कोई क्वेश्चन आप पूछते जाए, मैं उसको कमेंट्स में एड्रेस करता जाऊंगा। अच्छा जी, ब्लॉग्स, इसका हमारा कितना है जी, ब्लॉग्स में जल्दी जल्दी कर देता हूँ आपके लिए क्योंकि ये सारा जो है ना रिपेटिटिव ही है सारा कुछ। ठीक हो गया जी, चलो जी, ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब बारी आई है HTML और सॉरी CSS की। मैं इसको यहीं पे डिज़ाइन करके दूंगा आपको। ठीक है, साथ में थोड़ा सा CSS का समझा भी देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर मैं CSS स्टार्ट करूंगा अलहदा से सीरीज के अंदर। अभी सिर्फ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मैं आपको एक, और साथ ही साथ आपने जो प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करवाना है नेक्स्ट सैटरडे, वो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि CSS का जो वर्किंग है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब हम एक चीज़ करने लगे हैं जो कि पावर पॉइंट में होगी। आईडी और CSS का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने लगा हूँ ताकि सबसे पहले हम वो बुनियाद क्लियर करें जिसकी बेस पे सारी CSS ने चलना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ज़रा एक्सपैंड कर लेता हूँ।
ठीक है जी, यहाँ पे इंसर्ट में गए इलस्ट्रेशन शेप्स और अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन है जी। मैं अगर आपसे कहूं जी मुझे इसमें से ब्लू बॉक्स बताएं कौन सा है, या मैं आपसे कहूं यार ये ब्लू बॉक्स जो है ना, ब्लू बॉक्स के अंदर रेड कलर कर दें, आपका इमीडिएटली क्वेश्चन होगा सर जी कौन सा ब्लू बॉक्स, ये तीनों ही ब्लू हैं। मैं कहता हूँ अच्छा, यानी आपको नहीं पता लग रहा। सही कह रहे हैं, तीनों ही ब्लू हैं। कोई तरीका होना चाहिए कि इन तीनों में से हर ब्लू बॉक्स को हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो अगर किसी भी एलिमेंट को हमने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना हो तो हम उसको क्या करेंगे, एक खास आईडी देंगे। जैसे बच्चों को क्लास में रोल नंबर दिए जाते हैं वैसे सारे बच्चे हैं। ठीक है, मैं कहूँ जी स्टूडेंट को लेके आओ जरा फलानी क्लास से, कहेगा कौन सा स्टूडेंट, जी वहां से हसन को लेके आओ, जी वहां पे 3 हसन है, कौन सा वाला हसन, हसन मलिक को लेके आओ, सर वो तीनों ही हसन मलिक है, कौन सा वाला। मैं फिर अपना रजिस्टर खोलूंगा और फिर उनका रोल नंबर ढूंढूंगा और मैं उसको रोल नंबर से कहूंगा जी रोल नंबर, फलाने रोल नंबर को 71 को लेके आओ। ठीक है, तो वो जो रोल नंबर होता है वो होता है आईडी। हैं तो ये तीनों ही बॉक्सेस ब्लू। इस बॉक्स को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना हो, अगर करना हो तो किस तरह किया जाएगा, तो हम उसको देंगे एक आईडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आईडी का नाम है 3। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी एक आईडी देते हैं, इसको भी एक आईडी देते हैं, ये हो जाएगा 1। तो रोल नंबर जैसे क्लास में एक बच्चे को, दो बच्चों को एक जैसा नहीं मिल सकता, इसी तरह सीएसएस में भी रोल नंबर दो एलिमेंट्स को एक जैसा नहीं दिया जा सकता। तो हमने इसको दे दिया आईडी, ये है यूनिक आईडी। इनके कलर भी हम चेंज कर देते हैं ताकि जी पता लग जाए यूनिक है। ठीक है जी, वैसे ही देखने के लिए कह रहा हूँ, कलर से फर्क कोई नहीं पड़ता। हैं ये तीनों ब्लू बॉक्सेस, अगर हमने इन तीनों को एक साथ एड्रेस करना हो जी, ये ब्लू बॉक्सेस सारे छोटे कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे इंस्ट्रक्शन देता हूँ, ब्लू बॉक्सेस सारे छोटे कर दो। तो उसके लिए अभी हमें आईडी की जरूरत नहीं है, हमारे पास कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिससे, अब हम जरा कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझ रहे हैं। हम तो इंसान तो देख के समझ जाएंगे ये ब्लू बॉक्सेस हैं, कंप्यूटर को नहीं पता ये ब्लू बॉक्सेस कौन से हैं। तो अब हमने अगर ब्लू बॉक्सेस को एक साथ पकड़ना हो, ठीक है, तो हम उनको एक ऐसा रोल नंबर देंगे जो सब एक जैसा हो। ठीक है, एक ऐसा रोल नंबर जो तीनों को मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है स्कूल्स में क्लास के कलर्स हुआ करते थे, 1 ग्रीन 1 ब्लू 1 रेड, हैं सारी 1, लेकिन वो कलर से आइडेंटिफाई है, उन कलर्स के अंदर रोल नंबर चल रहे होते थे। ठीक है, तो कोई ना कोई टैगिंग सिस्टम लाजमी होता है उस केस में, स्कूल के केस में। जो 1 था, 1 का डिजिट, 1 रेड 1 ब्लू 1 ग्रीन, ये जो 1 है, ये 1 वाला जो डिजिट है ये सारी क्लासेस को लॉट है जो कि एक जैसी हैं, जो कि एक जैसी हैं। ये मीनिंग अब सिर्फ आपको पता है कि एक जैसी कौन सी है। तो आपको, जैसे मैंने नहीं कहा था कि सिमिलर पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन का एक सेट बनाएं, ये अब आपको ही पता ही है क्योंकि इसके पीछे बिजनेस लॉजिक जो है, जिसको बिजनेस लॉजिक कहते हैं, इसको लिख लो लफ्ज को, बिजनेस लॉजिक। जैसे जो आपको पता है जी, ये बिजनेस लॉजिक जो है वो क्या है। ठीक है, ये सिर्फ आपको पता है कि ये तीनों जी कैंडिडेट हैं, ये तीनों जो इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये एक कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये स्किल, ये जो सारी लिखी हुई लिस्ट, ये एक स्किल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये आपको पता है, ये बिजनेस लॉजिक है, ये प्लानर लेकर आएगा। जो प्लानर आपके ग्रुप्स के अंदर जो प्लानर लोग हैं ना, ये बिजनेस लॉजिक को लेके आएंगे, किस अपने क्लाइंट से पूछेंगे। ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट से, एनालिस्ट से पूछेंगे, मुख्तलिफ लोगों से पूछेंगे। ठीक है, तो बिजनेस लॉजिक जब आपको पता होगा फिर आपका ये डिसीजन बड़ा इजी हो जाएगा। ये वाला, ओ कहाँ गया यार,
ये वाला ठीक है, कि मैंने कौन सी चीजों को एक ही क्लास देनी है, ठीक है, उसे कहते हैं क्लास। मेरे मुंह से वर्ड निकल गया है, ये होगी क्लास। इन सब को हम एक ही क्लास देंगे, एक ऐसा रोल नंबर, एक ऐसा डिजिट जो सबको एक ही मिलेगा। यार कॉपी क्यों नहीं हो रहा, चलो ठीक हो गया। ओके, अब हम इसको एक क्लास देते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये वाली क्लास देते हैं, बी फॉर ब्लू, ठीक है। अगर मैं कहूं कि जी बी क्लास को पिक करो, बी क्लास को छोटा कर दो, तो ये सारे ब्लू बॉक्सेस जो हैं आपको पता लग जाएगा यार ये बी सब पे लिखा हुआ है, इन सब की बात हो रही है। ये बी को छोटा करने के लिए कह रहे हैं, मीन्स के ये सारे छोटे हो जाएंगे। मैं कहता हूँ टू को छोटा कर दो, तो आप सिर्फ इसको छोटा करोगे, ठीक है, ये टू था। ये डिफरेंस है, ये है आईडी, ये होता है आईडी। ठीक हो गया जी, ओके, इधर आओ यार। ये मैं आपको ना इसलिए बना रहा हूँ कि आपको तस्वीर जो है वो मिल जाएगी, तो आप रेफरेंस के तौर पे प्रिंट वगैरह कर लेना अपने पास, ठीक है। ये हो गए आईडीज और ये हो गई हमारी क्लासेस, ये होगी क्लास। क्लासेस नहीं है यहाँ पे, क्लास ही एक ही है जो सबको लगी हुई है, ठीक है, ये होगी क्लास, ठीक है। अब ये देते कैसे हैं, अब आप यहाँ देखो कि हमने, इसको मैं जरा जूम कर लूँ आपके लिए, ये देखो एक क्लास दी हुई है, जितनी बार्स हैं, ये जो बार्स हैं, ये वाली ब्लैक वाली पीछे तक जा रही है, ये जितनी बार्स हैं इन सब को हमने कहा है क्लास बार, ठीक है, क्लास बार, क्लास बार, ठीक है। ऊपर देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये इंग्लिश है, लेकिन सबकी क्लास क्या है, उनकी जो बार्स की क्लास क्या है, बार, एक ही है। मीन्स के हम बताना चाह रहे हैं ब्राउजर को कि भाई, अपने कंप्यूटर को बताना चाह रहे हैं कि ये सब चीजें एक ही हैं, इनको एक तरह से ट्रीट करना है, ठीक है। अब जैसे ही हम यूनिक होते जाएंगे, हम अपने ही जो है, जो यूनिकनेस वाले जो रोल नंबर हैं जिसे आईडीज कहते हैं, वो हमने देने हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश वाले की जो बार है उसको हम इंग्लिश कहेंगे आईडी में, जो इंग्लिश वाली जो ये भी सेम ही है ऐसे। अच्छा, ये राइटिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग है, इंग्लिश राइटिंग, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ब्लॉग्स, इन सब की बार फर्क फर्क लेवल्स पे है। इनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या देंगे, आईडीज देंगे। तो अब हम यहाँ पे, एक गलती है, पहली बात तो ये वाकई गलती है। अब बताएं, इस स्क्रीन पे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक गलती नजर आएगी जो कि 2 दफा रिपीट हुई हुई है। वो मुझे बताएं कमेंट्स में क्या है। आई एम वेटिंग फॉर 20 seconds फॉर यू। चलें। हाँ भी, प्रोजेक्ट प्लानर्स और कोडर्स, बताओ जी क्या गलती है। जो भी मैंने आपको ये फिलॉसफी बताई है कि सिमिलर है, ये सारे ब्लू हैं, ठीक है। इन ब्लू बॉक्सेस को अगर एक साथ डील करना है, ठीक है, एक साथ पकड़ के यूं यूं हिलाना है, तो मुझे एक ऐसा रोल नंबर चाहिए जो सबको एक ही लॉट हुआ हो। जैसे कि 1 रेड, 1 ब्लू, 1 ग्रीन की जो क्लासेस हैं, इसमें जो 1 है, ये तीनों क्लास रूम्स को अटैच हुआ हुआ है 1, या 2 ब्लू, 2 ग्रीन, 2 रेड, ये जो 2 का डिजिट है, ये तमाम के तमाम क्लासरूम्स को अटैच हुआ हुआ है। तो मैं कहूँगा चाहिए 2 क्लास को ब्रेक पे भेज दो, तो जितने की जितनी 2 क्लासेस हैं, 2 रेड, 2 ब्लू, 2 ग्रीन, ये सारी ब्रेक पे चली जाएंगी। तो वो जो मैंने टैग दिया हुआ है, जो मैंने टैग कह रहा हूँ, वो जो मैंने क्लास दी हुई है 2, ठीक है, ये होती है क्लास बेसिकली, ठीक है। ये जो मैंने आइडेंटिफायर दिया हुआ है 2, ये होती है क्लास,
ठीक है, ये आप मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं एक जैसा ट्रीटमेंट देने के लिए। और अगर मैंने किसी एक क्लास को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जैसे टू रेड, तो जो रेड है वो है आईडी, ये यूनिक है। हम टू रेड सिर्फ एक ही क्लासरूम को कह सकते हैं, दूसरे पूरे के पूरे कैंपस में किसी क्लास को टू रेड नहीं कह सकते। ठीक है, जो रेड है ना आईडी, ये है जो रेड जो वर्ड है, रेड ब्लू ग्रीन क्लासरूम्स के केस में, ये होगा आइडेंटिफायर ऐसा जो कि यूनिक है, यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इसे मेरे ख्याल है बात समझ आ गई होगी यहाँ तक। कोई क्वेश्चन है पूछें, वगरना मुझे बताएं यहाँ गलती क्या है। ठीक है, आंसर मैं आपको करेक्ट इसका कमेंट्स में बताऊंगा। वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। चलें, मैं आपके लिए थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। ये दोनों, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश राइटिंग, इन दोनों की जो बार्स हैं उनको सही क्लास दी गई है, जिनको जो आइडेंटिफायर दिया है बार और बार। ठीक है, ये एक बार, ये दूसरी बार, बार बार। ठीक है, इन दोनों को जो आइडेंटिफायर दिया हुआ है इस बार को और इस बार को, वो है BAR, बार, और वो हमने क्लास में लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो आइडेंटिफायर है ये इन दोनों को कलेक्टिवली कलेक्टिवली ट्रीट कर रहा है। कलेक्टिवली का मतलब एक साथ ट्रीट कर रहा है, सबको एक जैसा। अब हमने क्या किया, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए पहली वाली बार को हमने लिख दिया स्पीकिंग। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था राइटिंग। ठीक है, क्योंकि ये राइटिंग है, और इसको हमने क्लास दे दी राइटिंग। हमने एक ऐसा आइडेंटिफायर दिया जो कि पढ़ने में तो यूनिक ही है, लेकिन डाल उसको हमने क्लास में दिया। इधर आईडी होना चाहिए था, क्योंकि हम इसको यूनिक नाम दे रहे हैं ना। ये बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है थिंकिंग प्रोसेस का। वैसे बड़ी छोटी सी बात है कि यूनिक आइडेंटिफायर्स आईडी के एट्रीब्यूट में जाएंगे और कॉमन एट्रीब्यूट्स क्लास के एट्रीब्यूट में जाएंगे। हमने क्या गलती की हुई थी, हमने जो यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं वो क्लास के एट्रीब्यूट में डाल दिए। इधर आईडी लिखा होना चाहिए। तो एज एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट प्लानर, आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी कि कोड के अंदर कोई बोंगी तो नहीं। अब ये बोंगी थी ना, कि एक ऐसा आइडेंटिफायर जो कि फितरतन यूनिक है। स्पीकिंग और राइटिंग दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उसको क्लास में डाल दिया, क्लास के एट्रीब्यूट में। ये गलत है, ये आईडी बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बार है। तो ये इसमें गलती थी और ये थ्रू आउट नीचे तक हुई हुई है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक इस तरह का कोड लिख दिया था। ठीक है, MS वर्ड और राइटिंग ये दोनों मुख्तलिफ अल्फाज हैं, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस एलिमेंट को। ठीक है, तो ये आईडी में जाने चाहिए ना कि क्लास में। अब देखें जी, यहाँ पे वेब कंटेंट। अब हम थोड़ी सी CSS की तरफ मूव करते हैं। CSS के अंदर क्या होता है, मैंने पहले बताया था रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल्स होते हैं। हम सबसे पहले अपनी बार बनाते हैं। बार बनाने का तरीका क्या है कि हम जहाँ पे जाएंगे हम देखेंगे जी बार को हमने क्या क्लास दी हुई है, तमाम की तमाम बार्स को क्या क्लास दी हुई है। CSS लिखना बहुत इजी है, आप इंग्लिश की तरह लिखते हो उसको। ठीक है, अब हमने क्लास लिखी बार। ठीक है, वो इसको अंडरलाइन कर रहा है, कहता है क्या फारसी लिखी, मुझे समझ नहीं आ रही। क्लास को पकड़ने के लिए हम यहाँ जो लिखेंगे ना, वो एलिमेंट पकड़ा जाएगा। यहाँ पे हम डॉट डालेंगे। क्लास को पकड़ने के लिए पीछे क्लास के नाम के पीछे डॉट डलता है। ठीक है, डॉट डालेंगे, उसको पता लग जाएगा क्या बात हो रही है। डॉट बार। अच्छा, ये वाली छोटी वाली बार है, इसे वो बस इतना कह रहा है कि ये एम्प्टी है, इसका कोई रूल नहीं। अभी हम इसका रूल बना देते हैं। रूल क्या होता है कि जब CSS चलती है तो वो रूल्स को पढ़ती है कि यार मैंने बार को कैसे ट्रीट करना है, जितनी बार उनको कैसे ट्रीट करना है। अगर मैं इसका कलर जो है रेड कर दूं तो अब देखना क्या होता है अगर हो गया कुछ तो। अच्छा, कलर नहीं, सॉरी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ। ये अब है डिव का कॉन्सेप्ट। डिव जो है कभी भी नहीं बनता जब तक आप उसको
सॉरी डिव कह रहा हूँ, एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है ये। अब आपको मैं डिव और स्पैन में फ़र्क बताता हूँ। अगर आप पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, हाँ, अगर आप पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, आपको एक आइडिया होगा, आई डोंट नो, जो फ्रीक्वेंट पावर पॉइंट यूजर्स हैं सिर्फ उनको ही मालूम होता है कि अगर आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करते हैं ना, एक मिनट, ये वाला, ये मैंने इसके अंदर कुछ लिखा। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज बड़ा करता हूँ, ये देखिए वापस आ रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स का साइज बड़ा क्यों नहीं हो रहा? ये है स्पैन। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, इसका साइज 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जो मर्जी बैकग्राउंड कलर देते रहें, कुछ देते रहें, वो सिरे से ही डिस्प्ले ही नहीं होगा। ठीक है। तो जो स्पैन होता है ना, स्पैन बेसिकली बना हुआ है अल्फाज के लिए, लेटर्स के लिए, वर्ड्स के लिए। स्पैन के अंदर अगर आप हमारा कोड देखो, ये वाला स्पैन के अंदर लिखा कुछ नहीं हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस स्पैन के अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ। इस स्पैन के अंदर एक और स्पैन है। ठीक है, और इस स्पैन के अंदर ये एम्प्टी है। यहाँ पे जब तक मैं कुछ लिखूंगा नहीं, कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ऑसम लिख देता हूँ। अब हम जाके अपना देखते हैं, वो देखिए अब ये कहाँ पे कलर भी लग गया। ठीक है, तो डिव और स्पैन में फर्क ये है कि स्पैन जो होता है ये मोहताज है अपने डिस्प्ले के अंदर टेक्स्ट का। ठीक है, जबकि डिव किसी चीज का मोहताज नहीं है, वो सिर्फ उसको विड्थ चाहिए, हाइट चाहिए। जबकि स्पैन को आप विड्थ और हाइट भी दे दें तो इसकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, जस्ट लाइक पावर पॉइंट का वो जो मैंने आपको मिसाल दी है कि अगर आप इसको ऐसे ऐसे खींचेंगे, इसको नहीं, टेक्स्ट बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स लिखा यहाँ पे, अब इसको आप खींचेंगे, ये खींचेगा नहीं, वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है, जो इसकी हाइट है, ये वापस आ जाएगी। ये पावर पॉइंट का अपना फीचर है। ठीक है, जबकि अगर हम अपनी वेबसाइट देखें तो यहाँ पे भी स्पैन में उतनी ही उसकी विड्थ और हाइट है जितनी इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको विड्थ और हाइट दे भी दूं ना, इसको फर्क कोई नहीं पड़ना। विड्थ भी अगर मैं छुड़ाऊं फिर क्या होगा? लेट मी जस्ट चेक इट, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सही चल रहा है। और मैंने एक्स्ट्रा पता नहीं क्यों लिख दिया स्पैन उसमें। विड्थ 100 पिक्सल्स, लेट्स सी, कोई फर्क नहीं पड़ा। 100 पिक्सल्स का अगर यहाँ पे बॉक्स बना हो ना, लग पता जाएगा कि वाकई ये 100 पिक्सल्स का है। अगर आपने इसकी विड्थ और हाइट चेंज करनी है अपने मर्जी से, आपको इसको डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्पैन जो होता है बेसिकली वो इन लाइन एलिमेंट है। इन लाइन एलिमेंट वो होता है जो कि पैराग्राफ यानी कि टेक्स्ट के दरमियान होता है। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले के अंदर जो एस और पी के दरमियान यहाँ पे मैं कोई टैग लगा दूं, ठीक है, HTML के अंदर, तो ये होता है इनलाइन। ठीक है, अच्छा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि यार मुझे ये CSS बड़ी डेंस होती जा रही है, समझ नहीं आ रही, आपके पास पूरा वीक है। आपने इस लाइव लेक्चर को बार बार सुनना है, स्लो स्लो सुनना है, पॉज कर करके सुनना है, लिख लिख के याद करना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर CSS आ गई है, थोड़ा सा डिफरेंट टेक्नोलॉजी है HTML से, तो आपने इसको बार बार सुनना है। ठीक है, हम जब CSS की बकायदा सीरीज स्टार्ट करेंगे ना फ्रॉम स्क्रैच, कि सिंटैक्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पूरा इसको समझेंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल हमने जो बातें की हैं वो की हैं डिव और स्पैन का फ़र्क। डिव जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट ही होता है कि जो बड़े बड़े सेक्शंस बनाता है, जिस तरह के हमने इस तरह के सेक्शंस बनाए हैं। ये मैं बड़ा आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, ये सारे ब्लॉक एलिमेंट हैं। ठीक है, इवन के सेक्शन, ये जो इमेज है ये है इनलाइन, ये टेक्स्ट के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक इनलाइन एलिमेंट लगा सकता हूँ, ये भी इनलाइन है, इनलाइन है। ठीक है, इनको इनलाइन एलिमेंट्स कहते हैं, और ये जो बड़े बड़े हैं इनको कहते हैं ब्लॉक। ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर और चीज़ें समा सकती हैं, डिफरेंट किस्म की कुछ भी, वो होता है ब्लॉक। इनकी ये मोहताज होते हैं विड्थ और हाइट के। इनको विड्थ और हाइट नहीं देंगे तो इसकी
अगर तो बीच में टेक्स्ट है तो टेक्स्ट वाली विड्थ और हाइट है, अगर टेक्स्ट नहीं लिखा तो ये नजर नहीं आएंगे। अगर टेक्स्ट आ भी गया तो आप इसको विड्थ और हाइट दे के बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं आपको ब्लॉक की एग्जांपल देता हूँ कि ये तो होगी ना स्पैन की, कि ये बड़ा छोटा नहीं होता, ये उतना ही है जितना इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपको डिव की एग्जांपल दूं, वो क्या है, इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिखा और मैंने इसकी कोई विड्थ हाइट डिफाइन नहीं की, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, तो इसकी हाइट और विड्थ उतनी ही है जितनी ये टेक्स्ट है। लेकिन ये हो गया स्पैन वाला फीचर। स्पैन के ऊपर एक एडिशनल फीचर है डिव के अंदर, कि डिव क्यों स्पैन से एक दो दर्जे ऊपर है। एक तो इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं डिव के अंदर डायरेक्टली, जैसे स्पैन के अंदर लिखते हैं। डिव के अंदर टेक्स्ट लिख दें और विड्थ और हाइट डिफाइन ना करें, उसकी वही विड्थ और हाइट है जो टेक्स्ट की जितनी स्पेस ले रहा है वो। लेकिन डिव के अंदर आप विड्थ और हाइट डिफाइन भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये इससे दो दर्जे अबव हो गया। सेकेंडली थर्डली डिव के अंदर आप एक और डिव बना सकते हैं, ठीक है। डिव के अंदर एक और डिव बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं मजीद, ठीक है। तो डिव के टू एडिशनल फीचर्स हैं। नंबर वन, टेक्स्ट सेम एज स्पैन, स्पैन इनलाइन है, डिव ब्लॉक है, फर्क इतना है। उसके इनलाइन होने से उसकी सारी खसूसियात मर गई हैं स्पैन की, उसमें सिर्फ टेक्स्ट आ सकता है, अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसकी कलरिंग हो सकती है, ठीक है। तो स्पैन इनलाइन है, उसकी खसूसियात सिर्फ एक ही है कि उसके अंदर आप टेक्स्ट लिखें, उसका कलर उतना ही होगा जितना उसका साइज है, और साइज उसका उतना ही होगा जितना उसमें टेक्स्ट है, ठीक है। ये हो गया इनलाइन। ब्लॉक यानी कि डिव में क्या हो सकता है कि आप सेम उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, मजीद एडिशनल आप उसका अपने मर्जी से साइज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मजीद एडिशनल आप उसके अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स डाल डाल के किसी भी लेवल के, ठीक है। ये होता है डिव या ये होता है ब्लॉक, ठीक है। अब आए इसकी तरफ। ये ना लेक्चर हमारा थोड़ा लेंथी है, ये आपने बार बार सुनना है, रिवाइंड करके जब ये पब्लिश हो जाएगा आपको ये लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको सुन सकते हैं। अच्छा जी, हम वापस आते हैं इसके ऊपर। ये बताओ सारे बच्चे, स्पैन क्या होता है, कमेंट्स में बताओ। 10 सेकेंड है आपके पास। व्हाट इज स्पैन? स्पैन is an inline element. What is a div? Div is a block element, ठीक है। इसका स्पैन का रिजल्ट आपको फ्रंट पे सिर्फ तब तक नजर आएगा जब तक आप इसके अंदर टेक्स्ट रखते हैं। इसमें से टेक्स्ट उड़ा दें, आपको नजर आना बंद हो जाएगा। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी खत्म हो गया वो, सिंपल। तो ये है स्पैन। अब हमने क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इसको इतना सा शो करना है, टेक्स्ट भी कोई नहीं है इसमें फिर भी शो करना है। ये कैसे होगा? चैलेंज है। लेट्स सॉल्व दिस चैलेंज। हमने किसी तरीके से स्पैन को डिव बनाना है, स्पैन को सॉरी डिव नहीं कहना, बनाना ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग इट टू मच। उसको ब्लॉक बनाने का तरीका ये है, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक ये ब्लॉक की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए अगर उसमें टेक्स्ट नहीं है, विड्थ और हाइट चाहिए। वो देखे नीचे, विड्थ और हाइट आ गई सबकी। हम ये सबको कैसे मिली? हम बार को कह रहे हैं। बार क्या थी? क्लास थी। क्लास वो होती है जो तमाम के तमाम एक जैसे एलिमेंट्स को ग्रुप करती है, ये क्लास, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं बार,
बार बार, ठीक है जी। इनको हम जरा पिद्दू पिद्दू कर दें ताकि बार लगे भी, ठीक है। ये बार, ये हमारा है फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, स्पीकिंग, पहले वाला स्पीकिंग, राइटिंग, और ये था MS वर्ड, ठीक है। ये सारी बार्स हैं, ये सारी बार्स हैं। इनको हमने कहा कि बार को रेड कर दो। इंस्ट्रक्शन क्या दी हमने कि बार को रेड कर दो, इज इक्वल टू रेड, बार का बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। तो क्या हुआ, सारी की सारी पीछे रेड हो गई, ठीक है जी। हम इसको कह देते हैं रेड, ठीक है जी। बार को हमने क्या कहा था, ये अब रूल्स हैं, अब देखें रूल्स का किस तरह असर होता है रिजल्ट पे। बार को हमने कहा रेड कर दो, तो वो रेड हो गई। अच्छा जी, अब हमने इसको क्या कहा कि इसका विड्थ और हाइट सेट करो, ठीक है। ये सारा काम तब होगा जब ये इनलाइन ब्लॉक होगा, मतलब कि है इनलाइन ही लेकिन बिहेव ब्लॉक की तरह कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने इसको कहा विड्थ 100 पिक्सल कर दो और हाइट जो है 20 पिक्सल कर दो। हमें इस तरह की 20 पिक्सल हाइट नहीं फिलहाल चाहिए, लेकिन सिर्फ हमें 2 पिक्सल हाइट चाहिए, हम सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए कर रहे हैं कि नज़र तो आए एटलीस्ट। तो इसको हमने कहा विड्थ और हाइट, विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 20 पिक्सल, ठीक है। लेकिन हमें इतनी मोटी बार नहीं चाहिए, हमें ज़रा बारीक सी बार चाहिए। बारीक सी बार क्यों चाहिए, इस तरह की, इस तरह की भी नहीं, अ, इस तरह की, ठीक है, बारीक सी। तो हम इसको अगर 2 पिक्सल कर दें तो हमारी बार बन जाएगी बारीक सी। अब हमने इसको रेड नहीं करना है, इसको करना है बेसिकली ग्रेइश, अराउंड 333, ठीक है। अब हम उसका रिजल्ट देखते हैं, ये हो गया ग्रेइश। अब हमने इसके अंदर बार के अंदर जो क्या कहते हैं, उसका एक अंदर बार के एक और स्पैन लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है बार के अंदर, स्पैन लगा हुआ है, हर बार के अंदर एक स्पैन है, ठीक है। इसको हमने येलो कलर देना है। वो कैसे देंगे, सबसे पहले सेम उसकी हाइट डिफाइन होगी, क्योंकि वो भी एक स्पैन है इनलाइन। उसको फिर हम बैकग्राउंड कलर देंगे येलो, ठीक है। और इसको हम फ्लोट लेफ्ट कह देंगे, क्योंकि फिलहाल ये इनलाइन है, इसको हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं किया, ये इनलाइन है, तो उसको हमें फ्लोट लेफ्ट लगाना पड़ेगा। और अब हमने इसका रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। अब आप देखो कि ये स्पैन है, उसकी अंदर ना कोई कंटेंट है ना कुछ और है, तो अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लोट लेफ्ट जरा मुश्किल हो जाए आपके लिए, मैं इसको ना सिंपल करता हूँ, मैं इसको भी कह देता हूँ ये ब्लॉक है, ठीक है। वो इनलाइन ब्लॉक है क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि वो अपनी तरतीब से बाहर ना आए, ये इससे बाहर आ जाना था, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, और यहाँ पे ये अलहदा से बिहेव करना शुरू कर देना, इससे इंडेंटेशन से बाहर आ जाना था, ठीक है। मतलब उसने अपने स्ट्रक्चर को छोड़ देना था, अगर मैं इसको बाहर वाले स्पैन को ब्लॉक कह देता। इसलिए मैंने बाहर वाले स्पैन को इन ब्लॉक कहा, अंदर वाले स्पैन को मैंने ब्लॉक कहा, और जैसे ही मैंने इसको ब्लॉक कहा उसने अपना आप शो कर दिया। अब मैंने इसकी विड्थ डिफाइन करनी है, विड्थ फॉर एग्जांपल मैं 80% कर देता हूँ, वो देखें 80% होगी सारी की सारी। ये क्यों हुई है, कमेंट्स में बताएं, ये सारी की सारी 80% क्यों हो गई हैं। मुझे जरा कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताया करें, सोच लें, चले सर 10-15 सेकंड ले लें आप, सोच लें कि ये जो स्पैन है, स्पैन कह रहा हूँ, ये
हाँ स्पैन ही है वैसे। ये स्पैन को जब हमने 80% किया है तो ये सारे के सारे क्यों हो गए हैं, अलग अलग क्यों नहीं हुए? कोड देख लेते हैं। कोड के अंदर बार के अंदर ये स्पैन को हमने एलिमेंट पकड़ा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्यों हो गए हैं? वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमने जितने स्पैन उनको पकड़ लिए। अब हम स्पैन को नहीं पकड़ रहे, अब हम पकड़ रहे हैं पहले वाले आईडी को, स्पीकिंग को। अब हम ये नहीं कह रहे बार में जितने स्पैन है उन सबको आप ये कर दें। मैं बार के अंदर स्पैन को नहीं छेड़ूंगा मैम, अब मैं सिर्फ स्पीकिंग को छेड़ूंगा। इसको डिलीट करके स्पीकिंग आईडी अगर लगाना हो तो इस तरह, क्लास अगर क्लास का रूल डिफाइन करना हो तो इस तरह डॉट लगा के क्लास का आइडेंटिफायर का नाम लिखे, ठीक है, और उसके पीछे डॉट लगा दें। और अगर आईडी पकड़ना है तो आईडी का नाम लिखे और उसके पीछे हैश लगा दें। शिफ्ट 3 दबाएंगे तो आपका हैश लग जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा रिजल्ट। अब मैंने बार के अंदर जितने स्पैन है उनको नहीं छेड़ा, ठीक है। अब मैंने एग्जैक्टली जाके हिट किया है इस आईडी को, बार का जिक्र नहीं किया। मैं कहा बस इस आईडी का बात करो मेरे साथ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। वो देखें सिर्फ ये बना। यार कलर मजे का नहीं है, कोई प्यारा सा कलर होना चाहिए। ऑरेंज कर देते हैं फिलहाल, ये ऑरेंज भी सही था ऐसे, ठीक है। स्पीकिंग के आईडी को छेड़ा तो सिर्फ स्पीकिंग के आईडी पे असर हुआ और वो बन गया। अब इस सारी गुफ्तगू से क्या बात समझ आई कि CSS डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज कर देता है एलिमेंट्स का। अगर कोई स्पैन है, स्पैन बाय नेचर इनलाइन था, हमने स्पैन को बाय नेचर चेंज करके इनलाइन ब्लॉक कर दिया। दूसरी दफा हमने उसको ब्लॉक कर दिया, खाली प्योर प्योर ब्लॉक बना दिया, ठीक है। पहले पहले वाले को हमने इनलाइन ब्लॉक बनाया, ये सेमी प्योर है। और जो दूसरे वाला था स्पैन, उसको हमने प्योरली ब्लॉक बना दिया, ठीक है। तो हम बाय डिफॉल्ट चीजों की नेचर CSS से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसका डिस्प्ले मैकेनिज्म चेंज कर सकते हैं। दूसरा हम CSS से क्या कर सकते हैं, हम चीजों को कलर्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। उनके साइज वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, उनकी लोकेशन प्लेसमेंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम इससे क्या कर सकते हैं कि हम आईडीज और क्लास की मदद से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर एलिमेंट्स को क्लास देके सिमिलर तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि जितनी बार्स थी उन सबको एक साथ हमने ग्रे कर दिया, लेकिन जो आईडी है उसने स्पेसिफिकली स्पीकिंग वाली बार को पकड़ा और उसको ट्रीटमेंट दिया। इसी तरीके से हम राइटिंग वाली बार पकड़ के उसको भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसको भी हम डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, हाइट 2 पिक्सल करेंगे, बैकग्राउंड इस दफा हम इसको डार्क रेड दे देते हैं और विड्थ हम इसको 85% दे देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए उधर क्या होता है, डार्क रेड नजर नहीं आ रहा। चलो हम इसको कर देते हैं, कौन सा करें, स्कैन। ओ भाई एन भी आता है इसमें, वो देखें, ठीक है। और इसी तरीके से हम फिलहाल सबको ऑरेंज ही कर देते हैं, ठीक है सारे, ताकि CV का लुक ना खराब हो। वैसे ही बड़ी माशाल्लाह, मुझे तो पसंद नहीं है इस तरह की CV। अब हमने क्या किया है, यहाँ से आईडी पकड़ा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बार का, ये हमने आईडी कॉपी किया, स्टाइल में गए, इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको हमने कर दिया 6, बहुत ज़्यादा परसेंट होगी, 75, ठीक है। ये देखें थोड़ी कम हो गई। अब आप देखें कि मुझे कितनी सारा कोड रिपीट करना पड़ रहा है। CSS के अंदर एक फैसिलिटी है कि आप कोड रिपीट ना करें, आप अपना कोड छोटा रखें। तो अब हम क्या करते हैं कि हम वो पहले वाला कोड लिखते हैं, बार, यानी कि बार वाली जितनी क्लासेस हैं वो सारी कॉल होंगी। ये सारी बार्स जो हैं, ये देखिए नीचे हाईलाइट हो रहा है, ये सारी बार्स, इनमें जो स्पैन है, अब हम नहीं बता रहे कि आईडी है, क्लास है, इसके अंदर जितनी बार्स के अंदर स्पैन मौजूद हैं उन स्पैन्स को, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये वाला, हाइट ये, ब्लॉक ये,
दे दो, ठीक है। और अब क्या होगा कि हर आईडी के अंदर सिर्फ उसका साइज बताएंगे हम, विड्थ बताएंगे। एक लाइन में भी लिख सकते हैं मजीद आसानी के लिए। ठीक है, अब आप देखें वही कोड हमारा कितना छोटा हो गया। ठीक है, क्या किया कि सिर्फ ये वही कोड है जो पहले हमारा कोड, ठीक है, वही कोड है, ट्रीटमेंट फर्क है, मतलब पैटर्न फर्क है। ठीक है, बेहतर पैटर्न है, इस पैटर्न में हमारा कोड कम से कम रिपीट हो रहा है। हमारा जो कोड रिपीट हो रहा था हमने उसको एक जगह रख दिया, और जो हमने स्पेसिफिकली आईडीज को छेड़ना था वो हमने एक जगह कर दिया। तो देखें, क्लासेस देने से हमारा कोड भी छोटा हुआ है। हमने क्लासेस के थ्रू स्पैन को हैंडल किया है कि सारे स्पैन जो एक क्लास के हैं, जिनकी एक क्लास है, वो इस तरह से ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, ये इसकी हाइट हो जाए, ये इसका बैकग्राउंड हो जाए, और जितनी फिर आगे मजीद स्पेसिफिक आईडीज हैं उनका फिर स्पेसिफिक विड्थ हो जाए। ठीक है, अब हम मजीद विड्थ दे देते हैं। बाकी जो है विड्थ, ब्लॉग्स रह गए हैं, वेब कंटेंट रह गया है। ब्लॉग्स, वेब कंटेंट, ब्लॉग्स एंड वेब कंटेंट, इसके अंदर हम इसको 95, ये अब हम जो मैं डमी वैल्यूज लिख रहा हूँ, पीछे जो लिखी हुई है हमने वही गेट करनी है, वही पकड़नी है, ये वाली 96, 90%, 96, ये 90%। और डाटा लेवल में और कौन सी है, 90, ये भी 90 था, वो 88 था, ये भी 90 था, और ये 88 था। ठीक है जी, अब हम रिजल्ट देखते हैं अपना। लो जी, ये सारी सेट हो गई है, ठीक हो गया जी। तो ये अब हमारी प्रोग्रेस बार बन गई है। ठीक है, अच्छा जी, सीएसएस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा सिंटैक्स, ये सारा कोड मैं आपको सिखा नहीं रहा कि सीएसएस लिखते कैसे हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। कोड आपको मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में डिटेल में बताऊंगा कि ये कोड्स किस तरह बने हैं। ठीक है, आपने भी टेंशन ही नहीं लेनी है मुझे सीएसएस नहीं आ रही है, मुझे सीएसएस नहीं आ रही। मैं सिर्फ एचटीएमएल का पेज किस तरह तैयार होता है इसका मैंने छोटा सा सेक्शन करके दिखाया आपको। ठीक है, सीएसएस की क्लास पूरी अलग है, एचटीएमएल फिनिश हो जाएगी तब है। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना ग्रे स्ट्रक्चर, वेब जो हमारा बिल्डिंग है उसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। जब वो हो जाएगा फिर हम सीएसएस पे आएंगे। ठीक है, तो HTML के अंदर ये मैंने आपको प्रोग्रेस बार बनाना सिखाई है। ठीक है, बड़े इजी तरीके से। फिर हमने आईडीज को समझा है, क्योंकि ये आईडी और क्लास HTML में लगते हैं। आईडी और क्लास बेसिकली HTML के अंदर लगते हैं, CSS के अंदर डिफाइन नहीं हो रहे। डिफाइन डेफिनेशन उसकी आ रही है यहाँ पे, वहां पे सिर्फ उसका बिहेवियर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है, ट्रीटमेंट वहां पे हो रहा है, तैयार डिफाइन यहाँ हो रही है। ठीक है, बताने का मकसद ये है, इसलिए मुझे आज HTML के साथ CSS डिस्कस करनी पड़ी। ठीक है, अगर आपको अभी CSS समझ नहीं आई, डू नॉट वरी अबाउट इट। यहाँ पे जो कोर समझने वाली चीज थी वो ये थी कि जी क्लास और आईडी का फर्क क्या है, किस तरीके से CSS इसको हैंडल करती है। वो भी अगर आपको समझ नहीं आया कि CSS में ये चीज बार और स्पैन मैंने क्यों इस तरह लिखे हुए हैं, ये ब्रैकेट क्यों डाली है, ये सेमी कॉलन क्यों डाला है, ये डिस्प्ले कहाँ से आ गया, ये सारी चीजें आपस में कैसे चल रही हैं, अगर मैं ये चीजें डिलीट कर दूं तो क्या होगा, ठीक है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, डू नॉट वरी, ये सारी बातें बात की हैं। आज का लेक्चर में आईडी और क्लास वाज इम्पोर्टेंट, ये सारी बातें आप लिखते जाएं। आज के लेक्चर में क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, हाइलाइट्स ऑफ टुडे, ये आपके नेक्स्ट जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। कि आपने सिमेंटिक एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया इसमें स्पैन और डिव का डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसी के साथ हमने पढ़ा इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, ये सारी टर्म्स अब आपने नेट पे पढ़नी है। मैंने आपको डेमो दी है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है, उसका मैंने बिहेवियर चला के दिखाया है कैसे चलता है उसका। मैंने, अगर आपको समझ ना हो तो रिवाइंड कर करके आपने देखते रहना है, आपको ये समझ आती रहेगी। नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है। ये एक बहुत क्रिटिकल लेक्चर है, अगर यहाँ पे आप हिल गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते।
मैं आपसे बहुत फोकस से कह रहा हूँ, पिछले पहली पूरी पुरानी सारी सीरीज निकाल लें, लेक्चर 1 से, लेक्चर 2 से, लेक्चर 2 3 4 5, ये सारे 4 लेक्चर सुने आप, ठीक है। और आज के लेक्चर को इंक्लूड करके इस अपना एक नॉलेज बनाएं, ठीक है। अपना एक कॉपी बनाएं, उसके अंदर सारी की सारी अपनी नोट्स लिखें, इसको समझने की, ग्रैस्प करने की कोशिश करें। फिर हमने आईडी और क्लास का डिफरेंस देखा। फिर हमने देखा कि आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हाउ टू यूज इट, ठीक है। सेकंड, हाउ टू यूज इट फॉर ट्रीटिंग सिमिलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अगर सिमिलर इंफॉर्मेशन है उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। ये हमने देखा। तो ये बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं HTML और CSS के बिहेवियर के। बहुत सारे बच्चे शुरू में 1 साल गलतियां ही ये करते हैं कि उनको आइडिया ही नहीं होता कि आईडी और क्लास लगानी कैसे है। किसी भी चीज़ को आईडी बना देते हैं, किसी भी चीज़ को क्लास बना देते हैं। इस लेक्चर के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, मुझे लाजमी बताइएगा। इस पूरे वीक के अंदर मैं आपके क्वेश्चंस को वीडियोस की शक्ल में एड्रेस करूंगा, वीडियोस बना के उनको एड्रेस करूंगा, डिटेल में एग्जांपल्स दूंगा, कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इन द मीन वाइल आपको जो मैंने काम दिया हुआ है रिज्यूमे का, उसको आपने टेबल में नहीं बनाना, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी, ठीक है। अ, उसको आपने डिव, सेक्शंस, इस तरह के टैग्स के साथ यूज करना है। टेबल में अगर आप बनाएंगे तो टेबल्स की बहुत सारी अपनी एक बिहेवियर है पूरा उसका, ठीक है। अगर आप टेबल में बनाना चाहते हैं बना लें, मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि टेबल को अवॉइड करके डिव में बनाएं, ठीक है। अ, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, जो लोग टेबल, एक्चुअली मैं इस चीज़ को ऐसे टर्न टर्न कर देता हूँ, मैं इतनी सख्त रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, आप टेबल में भी बना लें, ठीक है। जो अगला जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी मैं ज़रा आपको हाईलाइट्स दे दूँ। सैटरडे प्रोजेक्ट नंबर 1 जो आपने देना है, ठीक है, उसको आपने HTML में प्योर बनाना है। थोड़ी बहुत CSS जो आपने कलर्स के हवाले से सुन देखी है, विड्थ और हाइट के हवाले से सुनी है, ठीक है, जो थोड़े बहुत स्टाइल्स देखे हैं, अगर यूज करना चाहते हैं, ये तो कंपलसरी है, मैंडेटरी, कंपलसरी, क्या लिखे यार, कंफ्यूज कर दिया मुझे, ठीक है। ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और इसके अंदर विड्थ, हाइट, डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक वगैरह, ये चीज़ें आप यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, अगर अगर करनी भी है तो यहाँ तक, ठीक है। और इसके अंदर आप टेबल का इस्तेमाल ऑप्शनल है, करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते ना करें। कोशिश करें सिमेंटिक टैग्स ढूंढ के अच्छे अच्छे यूज़ करें, ठीक है। ये कंपलसरी है, ठीक है। ये भी मैं आपको तस्वीर खींच लेता हूँ इसकी, ठीक है जी। ये कंपलसरी टैग्स हैं, सिमेंटिक टैग्स जो हैं। टेबल यूज़ करना चाहते हैं टेबल यूज़ कर लीजिए, ठीक हो गया। तो मैं आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने एक ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है जिसकी शक्ल थोड़ी बहुत इस तरह की दिखती हो, समझ आ रही हो कि यार ये किस तरतीब से इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, खिचड़ी ना पकी हो, ठीक है। क्योंकि मैंने जो चीज़ पढ़ाई नहीं, मैं आपको उस चीज़ का प्रोजेक्ट कैसे दे सकता हूँ। मैंने अभी आपको CSS इन डिटेल नहीं पढ़ाई, तो मैं आपसे खूबसूरती एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि लेआउट तो एटलीस्ट आप कोडिंग के अंदर, मैंने आपका कोड खोल के देखना है, कोडिंग में आपने क्या किया है, खाली मैंने आपका रिजल्ट नहीं देखना, आप मुझे कोड की फाइल सबमिट करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो मुझे आप बताइए, मैं दोबारा ये सेशन रख दूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चंस आपके अगर ज़्यादा इकट्ठे हो गए, ठीक है, वरना मैं आपका क्वेश्चंस को एड्रेस करता रहूँगा साथ साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा, पार्ट 3 होगा। उसके अंदर हम मज़ीद आगे पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, इस रिज्यूमे को एंड तक बनाएंगे, सारे के सारे इसके सेक्शंस जो हैं, ठीक है। ये लेफ्ट वाला भी इसका फुटर रहता है अभी, ठीक है। और ये राइट साइड के ऊपर जितना भी इंफॉर्मेशन है ये हम बनाएंगे,
ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बैक एंड पे क्या है, वेबसाइट स्ट्रक्चर लेआउट जो है वो हमें मालूम है कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हमने पीछे स्ट्रक्चर बनाना है तो ही लेआउट बनेगा उसका। लेआउट और स्ट्रक्चर का डिफरेंस भी हमारे पिछले लेक्चर्स में मौजूद है, वो आप सुने। चारों लेक्चर्स का एक यूं समझ लें क्रक्स है ये। हमारे पहले 5 लेक्चर 6 लेक्चर्स पक्के होंगे, हम फिर लेक्चर 7 पे जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज।